चलें? चलिए। तो जितनी चर्चा अभी तक हुई माइक सिस्टम, जितनी चर्चा अभी तक हुई उसमें कुछ यात्रा हमने तय की, कुछ चीज़ें सामने आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और फिर निष्कर्ष की ओर चलते हैं। देखो, एक चर्चा ये बहुत साफ सुथरी समझ में आ रही है कि पशुओं में हो चाहे मानव में हो, किसी भी शरीर का जन्म माँ बाप के संयोग से माँ के गर्भ में होता है। ऐसा मानव में भी होता है, ऐसा पशु में भी होता है। एक बात पूरी हो गई। इसके ये भी पता चला कि शरीर का रंग रूप रोग बच्चे में आता है। इसलिए बच्चों को देख के हम पहचान लेते हैं कि इसके बच्चे हैं, शक्ल मिलती है। लेकिन अब ये भी साथ में कह रहे हैं कि ये जो मैं नाम की एंटिटी है, तो एक तो ये कह रहे हैं कि शरीर का जन्म माँ बाप से होता है, ये क्लियरली बोल रहे हैं। तो शरीर की जर्नी अलग है। जीवन का होना, जीवन का होना अस्तित्व सहज घटना है। ये जीवन का होना अस्तित्व सहज है का मतलब है कि वो नेचर में है। जिस तरह से अनेक प्रकार के परमाणु हैं, किसने बनाए? नेचर में है। अभी के लिए इतना। जिस तरह से अनेक प्रकार के परमाणु नेचर में है, उसी प्रकार से एक जीवन नाम की एंटिटी भी नेचर में है। कहाँ से आई, कैसे बन गई, इसकी चर्चा आगे विस्तार में कभी देखेंगे। पहला शिविर है तो एक लेवल तक इसमें जाएंगे, फिर अगले स्टेप में अगले लेवल तक जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक कंप्लीट बर्ड व्यू आ जाएगा। तो अभी के लिए ये कह रहे हैं कि जीवन है। माँ बाप के संयोग से गर्भ में शरीर बनना शुरू हुआ। जीवन किसी शरीर को चलाएगा, उसके लिए उसको नंबर एक विकसित शरीर की आवश्यकता है। विकसित मैंने ठीक नहीं लिखा, सही है? विकसित शरीर की विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा, ड्राइवर कोई भी गाड़ी को चलाएगा तो क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हैंडल, ये चार चीज़ गाड़ी से निकाल दें तो गाड़ी को धक्का ही मारा जा सकता है, फिर चलाया तो नहीं जा सकता। तो जीवन किसी शरीर को चलाएगा तो विकसित मस्तिष्क के माध्यम से जीवन किसी शरीर को चलाता है। तो इसका मतलब है कि लगभग माँ के गर्भ में 4.5 महीने प्लस माइनस में एक शरीर इतना विकसित हो जाता है कि उसमें एक विकसित मस्तिष्क काम करने लगता है, और 4.5 महीने प्लस माइनस में ही कोई जीवन फिर इस शरीर को चलाना शुरू करता है जो माँ के गर्भ में होता है। इसलिए मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने के पहले यदि अबॉर्शन होता है तो उसको फीटस बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। 4.5 महीने के बाद यदि अबॉर्शन होता है तो उसको बच्चा बोलते हैं। और किसी भी माँ के गर्भ में जैसे ही कोई जीवन उसको चलाना शुरू करता है, उस समय से बच्चा गर्भ में हिलना शुरू करता है, उसके पहले हिलता नहीं, वो किक मारता है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर चलेगा तो कोई चलाने वाली चीज़ उसका मौजूद है, कोई जीवन उसको चला रहा है, तभी हाथ पैर चलेगा। तो जिस क्षण से गर्भ में बच्चा हिलना डुलना शुरू करता है, हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, उस क्षण से ये हुआ कि कोई जीवन ने उस क्षण आके उस शरीर को चलाना शुरू किया। उसके पहले वो केवल फीटस है, भ्रूण है। क्योंकि जीवन तभी किसी शरीर को चला सकता है जब विकसित मस्तिष्क उपलब्ध हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ ये आपका फोटो है।
जीवन, जीवन जिसको कह रहे हैं कि एक एग्जिस्टेंशियल एंटिटी है, नेचर में एक एंटिटी जीवन भी है, जो कि परमाणु की तरह ही सूक्ष्म है, जिसका यदि भौतिक वस्तु की बात करेंगे, देखो यदि भौतिक परमाणु की बात करेंगे तो भौतिक परमाणु की बात करेंगे तो उसका आकार है, उसका आयतन है, उसका मास है, उसका वेट है, यदि जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन का आकार है, आयतन है, मास है, वेट नहीं है, इतना ही फर्क है। जैसे परमाणु एग्जिस्ट करता है उसी तरह से जीवन नाम की एंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। यदि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई आकार होगा, उसका कोई आयतन होगा, और कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है उसका कोई मास भी होगा, लेकिन उसका वेट नहीं है, वेटलेस है, भारहीन है। ऐसा कैसे होता है उसकी चर्चा कभी आगे गहराई में जाएंगे तब और करेंगे। लेकिन वो जीवन नाम की एंटिटी, जीवन नाम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म एंटिटी, जैसे एक अंधेरी रात में एक रस्सी का ठूंठ जला के ऐसे घुमाएं तो कैसा आकार दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा। उसी तरह से जीवन नाम की ये एंटिटी शरीर के प्राण कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस है उससे हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरते हुए तो कैसा आकार बनेगा? तो जीवन जिस शरीर को चलाता है उसके आकार में हो जाता है। तो ये काला वाला हार्ड मास का शरीर, इसको स्थूल शरीर कहा, और इसको ये जीवन का कार्य गति पथ, जिस तरह से ये शरीर के साथ में कार्य करता हुआ गति करता है, उसका जो पथ है, इसको जीवन पुंज के रूप में, इसी को ही सूक्ष्म शरीर कहा। पुंज मतलब उसके आकार को पुंज बोला, इसको सूक्ष्म शरीर कहा। और ये कम्युनिकेट कैसे करेगा शरीर के साथ? जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी, आप ये पिक्चर बनाते मत रह जाएं। हाँ, वो पता, वो अपनी पुरानी क्लासरूम करने की आदत है, नोट्स बनाने की आदत है, तो नोट्स मत बनाते रह जाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। ये सब यूट्यूब में बहुत पड़ा है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मच्छर काटा, तो जीवन और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि साइंस में हम मानते हैं कि जीवन जैसा कुछ नहीं होता है, या आत्मा कुछ नहीं होती है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है, ऐसी भी हम मान्यता साइंस में पढ़ते हैं। सभी धर्मों में एक समानता है कि सभी धर्म ये स्वीकार करते हैं संसार के कि शरीर के बियॉन्ड भी कोई रियलिटी है जो शरीर को चलाता है, जो मूलतः शरीर नहीं है, शरीर का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन सच्चाई तो कोई एक ही होगी, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। और सच्चाई है, इसका प्रमाण क्या होगा? या तो सच्चाई की मुझको डायरेक्ट अनुभूति हो जाए, मुझको दिख जाए कि हाँ ऐसा ही है। दूसरा, यदि मेरी समझ में आया है तो मेरा आचरण ठीक हो जाए, मेरे भाव और विचार में सिर्फ मैं क्यों समझना चाहता हूँ ये सब, मेरा तो धंधा इतना ही है, अभी मैं तो जीना चाहता हूँ, तो मेरे भाव और विचार में स्थिरता आ जाए, मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, इतनी ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि मच्छर काटा तो कैसे पता चलता है, तो मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
वो हमको पता है, शब्द, आँख, नाक, कान। मानव में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, वो आप में से 50% लोगों को पता नहीं है। कितने लोगों को पता है 5 कर्मेंद्रियां? कितने लोगों को पता है कि क्या 5 कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? नहीं पता है, हाथ उठाइए। ये किसी भी समय में मोर देन 50% को पता नहीं होता है। तो मैं लिख देता हूँ, हाथ जिससे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां हैं, जिससे हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली किसी शरीर में देखें तो ज्ञानेंद्रियां इनपुट सिस्टम है, कर्मेंद्रियां आउटपुट सिस्टम है, और बीच में ब्रेन है, प्रोसेसर हो गया, है ना। तो किन्हीं भी सूचनाओं को हम ज्ञानेंद्रियों से रिसीव करते हैं और कर्मेंद्रियों से उसको व्यक्त करते हैं। तो कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, बोलना, प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र। 5 तरीके से हम कर्म करते हैं। हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ये भी कर्म है। प्रजनन क्रिया भी कर्म है। बोलना कर्म है ही है। हाथ और पैर से भी हम कर्म करते हैं। इस रूप में 5 कर्मेंद्रियों की बात हम करते हैं। चलिए, मच्छर काटा, ये सूचना कहाँ जाएगी? तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ये ब्रेन को चली गई, कोई हलचल हुई है। एक तरीका है कि डायरेक्टली वहीं से कोई सूचना आ जाएगी कि भाई उसको मार दो, उड़ा दो। दूसरा तरीका है कि ब्रेन के थ्रू वो सूचना जीवन तक जाती है। ब्रेन के थ्रू वो सूचना जीवन को जाती है और जीवन से आदान प्रदान होता है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोलने का आधार क्या होगा? तो पहला एग्जाम्पल लिया कि जिसको पहली बार मच्छर ने काटा वो पक्का जैनी था। कितने लोग जैन हैं शिविर में? पक्का वाला जैनी होगा तो क्या करेगा? सपने में भी काटा तो क्या करेगा? मारेगा नहीं। अहिंसा परमो धर्म। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये अहिंसा परमो धर्म नाम का ये सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? ये सॉफ्टवेयर शरीर में रहेगा कि जीवन में रहेगा? है ना, ये सॉफ्टवेयर जीवन की चीज है। मैंने स्वीकारा हुआ है कि मैं जैन हूं, है ना, और मैं धर्म बदल ही सकता हूं। आज मैं जैन हूं, कल बौद्ध हो सकता हूं, परसों ईसाई हो सकता हूं, हिंदू हो सकता हूं, वापस जैन हो सकता हूं। तो एक व्यक्ति जिस भी मान्यता को स्वीकारता है वो अपने सॉफ्टवेयर को बदल ही सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को बदलते हुए लोग देखे ही जाते हैं, और कुछ लोग का काम ही है दूसरों का सॉफ्टवेयर बदल देना। भगवान को बदल देते। अब मानव का बनाया भगवान है तो बदल ही सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पक्का जैनी है तो उसका सॉफ्टवेयर एकदम पक्का है, तो सिग्नल आया ऊपर से, उड़ा दो ताकि आगे भी उड़ता रहे। एक काम पूरा हो गया। तो कर्मेंद्रियों से सूचना गई, ज्ञानेंद्रियों से सूचना गई, जीवन में सॉफ्टवेयर ने आदेश दिया, ब्रेन के माध्यम से कर्मेंद्रियों से हमने उसको उड़ा दिया। अब दूसरी बार में मच्छर का दुर्भाग्य कि मच्छर ने जिसको काटा वो सिख था, जो बोले, है ना, सत श्री अकाल। तो इस बार क्या आदेश आया? उड़ा दो। और ये उसकी अंतिम उड़ान थी, तो वो उड़ा दिया गया। तो मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए लेता हूं कि मच्छर काटने जैसी छोटी सी घटना में भी, जिसमें हम सोते रहें या जागते रहें, हमारी मान्यता, हमने जिस भी धर्म को माना है उसकी मान्यता पूरी तरह से प्रभावशील है। इन तमाम घटनाओं से एक क्लैरिटी ये बनती, और ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये निर्णय पूर्वक लिया गया एक्शन है। तो सोते समय भी मेरा निर्णय काम करता है कि मारना नहीं है या मारना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये कह रहे हैं कि ब्रेन, अब हम समझ सकते हैं,
तो ये मन नाम की चीज़ जो है, ये मन नाम की चीज़, तो बेसिकली ये शरीर है, शरीर है, शरीर को चलाने वाली चीज़ मन है, मन को चलाने वाली चीज़ वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाली चीज़ बुद्धि है। भ्रमित मानव हो कि जागृत मानव हो, इसको मिला के हमने जीवन कहा है। तो जीवन नाम की एंटिटी जो हमेशा अविभाज्य है, अनडिवाइडेड है, जिसमें से कोई भी चीज़ कभी भी अलग नहीं होगी, मन वृत्ति चित्त बुद्धि, आगे चलेंगे तो आत्मा, ये हमेशा एक साथ है ही। भ्रमित मानव में भी एक साथ है, जागृत मानव में भी एक साथ है, शरीर है तो भी वही है, शरीर नहीं है तो भी वही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन के बारे में हमने चर्चा किया, उसका केवल दो ही कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ये है कि वो भ्रमित हो सकता है, जागृत हो सकता है, वो शरीर को चलाता हुआ मिल सकता है और बिना शरीर के मिल सकता है। इतने ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मन जो है मस्तिष्क के थ्रू शरीर को चलाता है और मस्तिष्क शरीर का भाग है। तो अब हमको इस चर्चा से मन का मतलब क्या है, ब्रेन का मतलब क्या है, मन और ब्रेन का रिलेशन क्या है ना, मन और वृत्ति का मतलब क्या है, एक छोटी सी झलक हमको मिल गई। एक दिन विस्तार से इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि, फाइनली लिख देता हूँ आत्मा, कल चर्चा करेंगे। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये बेसिकली जीवन का ही, ये मैं ही हूँ। मेरे अलग अलग कंपोनेंट का नाम मन वृत्ति चित्त बुद्धि है। ये हमेशा अविभाज्य है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है भैया। ऐसा कहा जा रहा है। भैया चित्त रह गया वहाँ पे है, चित्त। चलो चित्त लिख लो, ठीक। तो इस रूप में कहा। और शरीर बेसिकली भौतिक रासायनिक मामला है, ये माँ बाप से बनता है। मस्तिष्क इतना विकसित हो जाए कि ये जीवन के मन के सिग्नल को रिसीव कर सके, उसको शरीर पे प्रसारित कर सके, शरीर के सिग्नल को पहचान के वापस मन तक पहुंचा सके। और मन ने जिन मान्यताओं को माना हुआ है, मैंने जिन मान्यताओं को माना हुआ है, उसके आधार पे मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। तो इस पिक्चर से क्या क्लैरिटी बन गई? इससे क्या क्लैरिटी बन गई? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। है? हाँ, वो करेंगे ना। है? मन से ज़्यादा, मन शरीर से पावरफुल है। मन से पावरफुल वृत्ति है, क्योंकि विचार मन को चलाता है। वृत्ति से पावरफुल चित्त है, क्योंकि चित्त विचार को चलाता है। चित्त से पावरफुल बुद्धि है, क्योंकि वो चित्त को चलाता है, इच्छा को चलाता है। ऐसे क्रम बना हुआ है। हाँ जी, तो कुछ चीज़ें और हैं जिन पे धीरे धीरे बात करते हैं। ये पेन दिख रहा है? शांति। ये पेन दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? हाथ उठाओ। सबको आंख से दिख रहा है पेन के नहीं दिख रहा है? ठीक है। इसी पेन को किसी आदिवासी इलाके में जिन्होंने आज तक पेन ना यूज किया हो उनको दिखाएंगे तो उनको क्या दिखाई देगा? जो इस आकार में उन्होंने कोई चीज देखी होगी तो उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। तो पेन दिखाई देगा? तो पेन आंख से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देखो, अपने घर में आप कोई सामान ढूंढने जाते हो, अपने घर में आप कोई सामान ढूंढने जाते हो और जाते जाते रास्ते में भूल गए क्या लेने आया था। वहीं हाथ पैर मारते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या उठाऊं।
और सर पे हाथ मार के वापस चले आते हो, वापस लौटते लौटते याद, अच्छा कैंची लेने आया था। तो जब आप पिछली बार गए थे तो आपके रेटिना पे कैंची का चित्र बना था, क्योंकि रेटिना के सामने कैंची थी, लेकिन दिखाई दी नहीं दिखाई दी। तो जो आंख के सामने है वो दिखाई देता है कि जो मैं देखना चाहता हूं वो दिखाई देता है? जो मैं देखना चाहता हूं वो दिखाई देता है। इससे ये समझ में आया, जब किसी को कुछ चीज नहीं दिख रही होती तो क्या बोलते हैं, आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? हाँ, तो हम यही बोलते हैं ध्यान से देखो। इसका मतलब आंख से दिखता है कि ध्यान से दिखता है? ध्यान से दिखता है। और आंख नहीं भी होगी तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आंख नहीं होगी तो कैसे दिखेगा? बॉडी लैंग्वेज भी नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं, तो आंख नहीं होगी तो कैसे दिखेगा? ठीक। तो फिर आप कहते हैं मैं छू के देखता हूं, इसका मतलब छूने से भी दिखाई देता है। मैं चख के देखता हूं, पी के देखता हूं, खा के देखता हूं, छू के देखता हूं, चख के देखता हूं, और सुन के देखता हूं, और सोच के भी देखता हूं, और देख लूंगा। और दिखा दूंगा। इसका मतलब, देखने का मतलब क्या है? देखना मतलब, देखना मतलब, देखना मतलब समझना, समझना। इसलिए सूत्र है, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। तो आंख 6x6 होने से दिखता है कि समझ 6x6 होने से दिखता है ना? अपने घर में 6 फुट का आदमी हमको नहीं दिखता है। संबंध कहाँ दिखता है? हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है, कहाँ दिखाई दिया? समझ में नहीं आया तो नहीं देखा। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो एक तो ये पता चला कि आंख से दिखता है कि मैं देखता हूं। मैं देखता हूं, फिर आंख का क्या मतलब हुआ? आंख केवल मैग्नीफाइंग लेंस है, आंख केवल मैग्नीफाइंग लेंस है। इसलिए आंख खराब होती है तो एक लेंस और टिका देते हैं। चश्मा, चश्मा मैग्नीफाइंग लेंस तो है। तो इसका मतलब है कि आंख शुद्ध रूप से मैग्नीफाइंग लेंस है, बायोलॉजिकल लेंस है। फिर एक लेंस और लगा दिया। जैसे अभी मेरे पास कितने माइक हैं? एक। आपके पास एक माइक, मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास 2 माइक है। एक माइक ये है बायोलॉजिकल माइक। 10 आदमी से, अपने आप से कौन बोलता है, कौन सुनता है? बिना मुंह के बोल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते है ना? ज़्यादा समय आप बिना मुंह के बोलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। जब अपने आप से बात करते हैं तब कान की आवश्यकता पड़ती है। सुनाई देता है कि नहीं? जवाब देते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है मैं बोलता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, और बाहर कितना भी शोर मचे उसमें मेरी बोलने की आवाज़, सुनने की आवाज़ दब जाती है क्या? है ना? तो इसका मतलब है मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, आवश्यकता अनुसार आँख नाक कान का प्रयोग करता हूँ। कब प्रयोग करता हूँ? अपने से बात करनी है तो मुंह की आवश्यकता, माइक की आवश्यकता नहीं है। 10 लोगों से बात करनी है तो मुंह का इस्तेमाल करता हूँ। 200 से बात करनी है, एक माइक और लगा लेता हूँ। इसका मतलब है मुंह केवल बायोलॉजिकल, मुंह केवल माइक है, आँखें केवल लेंस है, कान केवल रिसेप्टर है। मैं कितने भी माइक लगा के बोलूं, आप अपने घर चले जाते हो मानसिक रूप से
तो 2 माइक की आवाज़ भी आपका कान का पर्दा फड़फड़ाते रहता है और आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। ऐसा होता है? शिविर में कितने लोग ऐसा करते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे वो भी ऐसा ही करते हैं। कोई ना कोई मोमेंट में आप टेक ऑफ कर जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, तो फिर आपको कोई माइक की आवाज़ नहीं आती है, बाहर कितने भी आवाज़ बजती रहे, जबकि कान का पर्दा उसमें फड़फड़ाता होगा कि नहीं, है ना। मैं गायब हो गया इसलिए सुनाई नहीं देगा, मैं गायब हो गया इसलिए जीभ पे अब कुछ भी रख दो कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत टेंशन में थे, खाना खा के चले गए, बाद में पता चला नमक था ही नहीं और पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है ना जीभ से स्वाद का पता चलता है, ना आँख से कुछ दिखाई देता है, ना कान से कुछ सुनाई देता है। कोई गिर जाता है, ठीक से नहीं चलता, तो क्या बोलते हैं? टांग ठीक से रखो। क्या बोलते हैं? ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। सब जगह ध्यान से ही होता है। इसका मतलब है शरीर मात्र साधन है। मैं ही सोचता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ। दर्द भी मुझको होता है, दुख भी मुझको होता है, शरीर को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। शरीर को चलाना है कि नहीं चलाना है ये निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ। जब चाहे पंखे पे लटका दूँ, है ना। तो इन सारी घटनाओं पे ध्यान जाता है तो हमारे को और क्लैरिटी होती है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और शरीर के माध्यम से मैं अपनी यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी यात्रा पूरी करने का मतलब है मानव और पशु में अंतर केवल इतना है कि मानव में समझने की ताकत है, अस्तित्व समझने के लिए खुला प्रस्ताव है। जब तक मैं अपने मानव होने को और ये सृष्टि को समझ नहीं पाता हूँ तब तक इसमें करना क्या है मैं तय नहीं कर पाता हूँ। इसलिए स्वयं को शरीर मानते हुए रूप बल धन पद में कितनी भी ऊंचाई पे पहुँचूं, कोई समय के बाद सब शून्य हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रूप बल धन पद कोई खराब चीज़ है, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो जीवन तृप्ति है, जो जीवन तृप्ति है वो ज्ञान से होती है, वो समाधान से होती है, वो वास्तविकता को समझने से होती है, स्वयं को मानव रूप में जैसा है वैसा पहचानने से होती है। वो जो समझने का सुख है, समझ को जीने का सुख है, दूसरे की ज़िंदगी में सहयोगी होने का सुख है, वो जो ज़िंदगी को पाने का सुख है और ज़िंदगी को बांटने का सुख है, ये जीवन की मौलिकता है। इससे कम में जीवन तृप्ति नहीं है। तो इस रूप में देखते हैं तो हमारी क्लैरिटी बनती है। तो अभी तक हमने जितनी चर्चा की उसमें ये क्लियरली समझ में आता है। तो मेरा शरीर मेल है कि फीमेल है, देखो बच्चों के ढंग से कितना क्लियर एग्जाम्पल है। एक छोटा बच्चा पैदा होते ही विश्वास को अविश्वास को पहचानता है, विश्वास को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? माँ को पहचानता है। एक बच्चा पैदा होते ही किसकी गोदी में रहना है, कहाँ वो अपने आप को सेफ फील करता है, उस जगह को पहचानता है। बच्चा कितने समय बाद अपने मेल फीमेल होने को पहचानता है ना। वो 2-3 साल उसको लग सकता, वो भी आप बताते हो इसलिए पहचानता है। आप ना बताओ तो उसको कुछ पता नहीं चले। हम ना बताएं तो उसको अपने मेल फीमेल होने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। जब तक कि मेल फीमेल होने का सेंस उसको आने लगता है, वो इंद्रिय सुख की कल्पना दौड़ने लगती है, उसके पहले उसको मेल फीमेल होने से कोई मतलब नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि मैं मेल फीमेल नहीं हूँ, मेरा शरीर मेल फीमेल है ना। तो इन तमाम घटनाओं से हमारा ध्यान, तो इससे ये भी पता चला कि बेसिकली अब ये भी पता चला कि माँ बाप का रंग रूप रोग जेनेटिक्स में आता है, आचरण जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक बाप की धन को लेके जो दृष्टि है
वो छोटी हो सकती है, बेटे की धन को लेकर दृष्टि या बेटी की धन को लेकर दृष्टि बड़ी हो सकती है। इसका अर्थ है स्त्री पुरुष संबंध को लेकर दृष्टि, पैसे को लेकर दृष्टि, मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करने को लेकर दृष्टि, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है। जेनेटिक्स केवल शरीर से संबंधित है, इसलिए शरीर का रंग रूप रोग बच्चे में आता है। आचरण जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है। मानव मानव की परस्परता में गर्भकाल से 4.5 महीने से बच्चा माँ को सुनता ही है, इसलिए गर्भ संस्कार के लिए कहा कि गर्भकाल में माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही बच्चे के लिए गर्भ संस्कार है। गर्भकाल में, गर्भकाल मतलब लगभग 4.5 महीने के बाद, तो एजुकेशन 4.5 महीने से शुरू हो गया। एजुकेशन गर्भ में 4.5 महीने से शुरू हो गया। अब माँ जो सोचती है, इसका मतलब है कि माँ की चेतना का स्तर जैसा है। माँ जो सुनती है, पूरे घर वालों की चेतना का स्तर जैसा है, और YouTube और टीवी की चेतना का स्तर जैसा है, क्योंकि माँ वो भी सुनती है। और माँ जो बोलती है, तो इसका मतलब है कितने लोग उसमें शामिल हो गए? पूरा संसार शामिल हो गया। और यदि मीडिया को हटा दें तो फिर पूरा घर तो उसमें शामिल है ही है, क्योंकि घर में तो हम रहते ही हैं। तो इस रूप में कहा कि उस दौरान हमारा मानसिक स्थिति कैसा है, और बाहर आने के बाद भी बच्चा, अब बच्चा मूल रूप में कहेंगे तो जो शुरू में चर्चा किया था, वो तो न्याय का याचक है, जिज्ञासु है, तो वो अपने आसपास जैसा माहौल देखता है उसको स्वीकार करता है। तो इससे एक बात बहुत क्लियरली ध्यान में आ गया कि संस्कार जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है। इससे ये भी समझ में आ गया कि मानव में क्लोनिंग कभी भी सफल नहीं होगा। मानव में क्लोनिंग समझते है ना, सभी समझते होंगे। क्लोनिंग का मतलब है कि लैब में मानव तैयार करना। तो लैब में तैयार करेंगे तो क्या तैयार करेंगे? मानव में शरीर को तैयार करेंगे कि जीवन को तैयार करेंगे? शरीर को तैयार कर सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के शक्ल का दूसरा शरीर बनाया जा सकता है हूबहू, लेकिन वो आचरण शरीर का है कि जीवन का है? और वो आचरण जीवन एक ही था कि अनेक थे? तो विवेकानंद के रूप में कोई एक जीवन है, आइंस्टीन के रूप में कोई एक जीवन है जिसकी अभिव्यक्ति उस शरीर से दिखाई देती है, लादेन के रूप में कोई एक जीवन है जिसकी अभिव्यक्ति उस शरीर से दिखाई देती है, और जीवन को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। और वही जीवन यदि शरीर छोड़ते समय जो कुछ उसने किया उसको वो इम्पॉर्टेंट नहीं मानता है, तो उसको वो कैरी ओवर नहीं करता है। तो अगली शरीर यात्रा में भी विवेकानंद जैसा काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? माइक के शरीर को भी चलाता है। जीवन आदमी के शरीर को भी संचालित करता है, जानवर के शरीर को भी संचालित करता है। ठीक है, क्लोनिंग से हम शरीर बनाते हैं, हम आत्मा या जीवन नहीं बना सकते। पीछे मीडिया में भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा, सबने सुना भी, डोली नाम की एक भेड़ बनाई थी सेल से। भेड़ बना सकते हैं। और वो भेड़ तो जीवन तो उसमें आया ही होगा, क्योंकि हाँ। अगर वो नहीं होता तो वो कैसे चलती? तो फिर वो जीवन कहाँ से आ गया जब शरीर हमने भेड़ का बना दिया? तो बढ़िया 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 क्वेश्चन, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि डॉली नाम की भेड़ बनाई गई, तो इसका मतलब है कि यदि पशु की बात हम करते हैं, पशु में जिस वंश का शरीर होता है उस वंश की मौलिकता व्यक्त होती है, जीवन की मौलिकता व्यक्त नहीं होती है। इसलिए यदि कोई भी शरीर ऐसा तैयार कर दिया जिसमें एक विकसित मस्तिष्क है, तो जीवन अबंडेंस में उपलब्ध है, कोई जीवन उसको चला ही लेगा, कोई जीवन उसको चला ही लेगा। लेकिन जब विवेकानंद की बात करते हैं तो हम जीवन के कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जीवन की मौलिकता की बात करते हैं। वो जीवन कहाँ से लाएंगे? और उस जीवन ने भी वो स्वीकारा हुआ है कि अभी नहीं स्वीकारा हुआ है, वो भी कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब क्लोनिंग पशु में सफल है, मानव में सफल नहीं है, क्योंकि पशु वंश विधि से जीता है, मानव संस्कार विधि से जीता है। बढ़िया। तो मानव में क्लोनिंग हो सकती है, वो नहीं जब ये अमेरिका ने उसको मारा था, वो कौन था, सद्दाम। तो सद्दाम के बारे में ऐसा बोलते थे कि उनका उस जैसे 6 शरीर और हैं,
और असली वाली कौन सा है पता नहीं। तो चाहे किसी महापुरुष के लिए करें, चाहे किसी के लिए करें, हम उसके जैसे शरीर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे धोखा देने का काम ही हो सकता है, उससे कोई अच्छा काम तो हो नहीं सकता। और शरीर मल्टीप्लाई करने में तो हमारी मास्टरी है, उसमें तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सर आइडेंटिकल ट्विंस में? आइडेंटिकल ट्विंस का इतना ही मतलब हुआ कि यदि गर्भ में दो शरीर उपलब्ध हो गए, को दो जीवन उसको चला ही लेंगे। यदि शरीर के नीचे दो हिस्से हैं, दो धड़ हैं, तो जीवन एक है। मगर उनका यदि स्वभाव- शरीर के ऊपर दो मुंडियां हैं तो बहुत संभावना है कि दो जीवन है। सेपरेट हो गया इसका मतलब दो थे ही। यदि दो नहीं होगा, एक जीवन होगा और सेपरेट कर देंगे, या तो दोनों मर जाएंगे या एक पक्का मर जाएगा। और आइडेंटिकल क्योंकि ब्रेन को ही जीवन चला सकता है, ब्रेन के थ्रू ही जीवन शरीर को चला सकता है। यदि ब्रेन वाला मामला, ब्रेन दो हैं तो दो जीवन होने की संभावना है, तो उसको अलग किया जा सकता है। यदि मुंडी एक है, धड़ ऐसे दो हैं, ऐसा भी होता है कभी, तो वहाँ एक ही जीवन है, उसको अलग करके शरीर को तो काटा ही जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कटते ही हैं। सर बोलिए। भैया आइडेंटिकल ट्विंस में स्वभाव अलग अलग होता है, आइडेंटिकल अलग अलग होते हैं उनके। हाँ, इसका मतलब दो जीवन है। दो जीवन है ना, अलग अलग। यदि संस्कार अलग अलग है, यदि उनकी हैबिट्स अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि दो जीवन है। हाँ, हैबिट तो अब थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा। साथ रहने की वजह से भी बहुत सारी हैबिट सेम होती हैं। एक घर में सारे 9 बजे सोते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जीवन एक हो गए। तो हैबिट्स को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि वो फॉर्मेशन है या वो जीवन की मौलिकता है। माइक ट्विंस होते हैं, उनको सेम टाइम पर सिमिलर तरह की फीलिंग्स होती हैं, ऐसा प्रमाणित रूप से सुना हुआ है, जर्नल्स वगैरह में भी आता है। तो ठीक है, वो जो कनेक्टेडनेस है एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा रहने की, गर्भकाल में साथ होने की, कोई चीज़ काम कर सकती है। हाँ जी, माइक। एक लड़की, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके 2 ब्रेन थे, सिर 2 थे, धड़ 1 था, और डॉक्टर कह भी रहे थे कि ऑपरेट करके अलग करना, पर क्रिटिकल था, इस वजह से ऑपरेट अभी नहीं किया था। तो फिर उसका शरीर 2 जगह से कमांड आएगी? नहीं, इसका मतलब है कि यदि अब समझना ही पड़ेगा सारा काम। यदि अलग हो सकता है, इसका मतलब 2 थे। यदि काटते ही डेड हो गया मामला, इसका मतलब 1 था। कुल मिला के ये समझ में आया कि एक जीवन एक ब्रेन को संचालित कर सकता है एट ए टाइम। यदि 2 जीवन एक ब्रेन को संचालित कर रहे हैं तो ब्रेन सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, सिर भी 2 थे उसके, बॉडी 1 है। ज़्यादा संभावना 2 होने की है। यदि ब्रेन 2 हैं तो 2 जीवन होने की संभावना है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें फिर शरीर तो एक ही हो गया, तो अब वो ब्रेन 2 हो गए, तो 2 जगह से डायरेक्शन मिलेंगे उसको। इसलिए वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं करेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। चलिए, मेरे को लगता है कि अब एक मोटी, हाँ जी बोलिए। वो गर्भ संस्कार के ऊपर थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा था कि जैसे 4.5 महीने में जीवन उसमें भ्रूण में तैयार हो जाता है, और माँ के पेट में वो जो भ्रूण है उसके अंदर जीवन भी है 4.5 महीने से। अब वो बच्चा है, वो बच्चा है। अब वो बच्चा जो है वो तो पूरा वो लिक्विड और उससे पूरा कवर्ड है, घिरा हुआ है, मतलब लिक्विड है पहले तो, फिर कोई मटेरियल रहता है, और फिर स्किन है थिक। तो बाहर का तो आवाज़ उसको सुनाई जाना ज़रा मुश्किल है, जैसा टीवी वीडियो से कुछ सुन ले। अच्छा, सुन भी लेगा तो भाषा का उसको ज्ञान है नहीं, तो वो सुन लेगा ये एक मुश्किल लगता है। फिर भाषा भी उसको समझती तो है नहीं भाषा उसको, ये दूसरी बात हो गई। तो सुन रही है माँ, समझ रही है माँ, समझ रही है, और उसकी वजह से माँ के भाव और विचार में जो फ़र्क पड़ रहा है और माँ के आचरण में जो फ़र्क पड़ रहा है, उससे वो जीवन सीख रहा है, प्रभावित है या प्रभावित हो रहा है। इतना तक बात समझ में आती है। पर इसमें भी उस जीवन, मतलब वो शरीर में तो 2 जीवन हो गए अभी, एक माँ का है और एक बच्चे का जीवन है। अब उसमें भी ये जो बच्चे का जीवन है, वो जो कुछ समझेगा वो तो ब्रेन समझेगा नहीं, प्रभावित होगा, लेकिन ब्रेन के ही द्वारा प्रभावित होगा। तो ब्रेन उसका पूरी तरह समृद्ध नहीं है, और नहीं, जो उसके रिसेप्टर्स है, इतना हो ही गया है, ब्रेन उसका सक्षम है तभी वो चला पा रहा है।
बच्चे का ब्रेन इतना विकसित हो ही गया है, लगभग 4.5 महीने में पूरा अंग सारे डेवलप हो ही जाते हैं, उसके बाद केवल साइज बढ़ रहा है। तो ब्रेन इतना सक्षम है तभी वो जीवन चला पाया है, नहीं तो चला ही नहीं पाएगा ऐसा। और रिसेप्टर्स का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उसको जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूर्ण विकसित नहीं है उसके, हाँ, क्योंकि अभी तो वो काम- जीवन डायरेक्टली ब्रेन से ही, जीवन डायरेक्ट ब्रेन से सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे चलें। नमस्कार भैया। तो वही मेरा डाउट है कि जीवन को जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो शरीर के थ्रू जा रही है। हाँ। और जैसे कि शरीर का कोई अंग अगर जैसे कान से उसको किसी का कान खराब है तो दूसरे की आवाज़ जीवन तक नहीं जा पाती है। अब वो जीवन जब शरीर के बाहर रहे, सशरीर उसका वर्किंग अलग है और उसकी चेतना का स्तर पे डिपेंड करता है। जब जीवन जब शरीर के साथ नहीं है, शरीर के साथ रहते हुए भी जीवन ही सुनता है, जीवन ही बोलता है, शरीर के साथ पूरी तरह से स्वीकारे हुए है, इसलिए शरीर के माध्यम से सुनता है, लेकिन सुनने की घटना मौलिक रूप में जीवन में है, और जीवन के सुनने की घटना फिर वाइब्रेशन है। भाषा के रूप में हम जो कह रहे हैं अभी वो कान, तो फाइनली वो उसका मीनिंग उसको सेंस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिना अभी के लिए ये बात कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन फाइनली ये समझ में आया कि बिना शरीर के जीवन है, तो जीवन देखता भी है, सुनता भी है, अपने में उसमें विचार भी चल सकता है, विचार भी चलता है। मतलब मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट है जब वो शरीर से बाहर चला हाँ, वो मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मौलिक रूप में अभी भी ये साधन ही है। मेरा ध्यान नहीं है तो कान में आवाज़ आ रही है, ये पकड़ में भी नहीं, ये आवाज़ भी आ रही है, ये भी नहीं ध्यान में रहता है। तो सुनता तो मैं ही हूँ, सुनने की सामर्थ्य मेरी है, देखने की सामर्थ्य मेरी है, बोलने की सामर्थ्य मेरी है। शरीर शुद्ध साधन है। सर, हाँ जी, सीक्वेंस तो ऐसा लगता है कि जीवन ब्रेन को चलाता है और ब्रेन शरीर को चलाता बिल्कुल ऐसा ही है, Thank you. ऐसा ही है। जीवन ही ब्रेन को चलाता है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है। जीवन डायरेक्टली शरीर को चलाए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। शरीर की सूचनाएं भी ब्रेन तक आती हैं, ब्रेन से वो सूचनाएं जीवन लेता है। तो ब्रेन दोनों के बीच में आदान प्रदान करने का साधन है। भैया एक डाउट और आ रहा है कि अगर सुनने देखने वाली प्रक्रिया जो है वो शरीर से बाहर भी हो रही है तो समझने वाली प्रक्रिया शरीर के बाहर क्यों नहीं हो रही? होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मौलिक क्वेश्चन है। इसको एक तो इस तरह से कहा जा सकता है, यदि समझने की प्रक्रिया अस्तित्व में बिना शरीर के हो सकती होती तो शरीर का क्या प्रयोजन था। यदि समझने की प्रक्रिया बिना शरीर के हो सकती होती तो इस सृष्टि में शरीर की आवश्यकता ना होती। नंबर एक, क्यों नहीं होता है उसका इतना ही मतलब हुआ, जैसे अभी भी आप बैठ के सुन ही रहे हो, क्या सुनना समझना होता है? जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो पहले वो एक चलते हुए आदमी को देखता है। एक छोटा बच्चा देखता है, उसको बोलना सिखाते हैं, बोलो बेटा पा। तो इतना बड़ा मुंह फाड़ने की क्या जरूरत होती है, प्यार से बोल दो पा। ऐसा नहीं करते हम, पा। तो बच्चा आंख से देखता है, इतना बड़ा मुंह फाड़ा। कान से सुनता है कि अच्छा ये ध्वनि आई, तो इधर से देखता है, कान से उस सूचना को लेता है, दोनों को असेंबल करता है, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जो जीवन में स्वीकार हो गया उसको रिप्रोड्यूस करता है और कोई मोमेंट पे रिप्रोड्यूस कर पाया। ये एक बार में हो गया। इसके लिए बहुत सारे हिट एंड ट्रायल लगे। जब किसी चीज़ को मैं शरीर से कर पाता हूँ तो मुझ में एक स्वीकृति आती है, ये हो गया। जब वो अधूरा हुआ तो एक स्वीकृति आती है कि अभी नहीं हुआ। तो ये सुनने से और जीने का काम, इसमें कई सारे साइक्लिक प्रयास हैं और एक प्रयास के बाद अगला प्रयास, एक प्रयास में 1 इंच बढ़ा, अगले में 1 इंच और बढ़ा। छोटा बच्चा लेटा रहता है, कोई समय के बाद बिस्तर पे पलटी मारना शुरू कर देता है, कोई समय के बाद घुटने पे आ जाता है। ये अचानक एक दिन हो जाता है कि इसमें लगातार लंबे प्रयास हैं, बहुत छोटे छोटे कदम हैं। तो बेबी स्टेप्स को क्रॉस करते हुए वो किसी एक स्थिति को पाता है। हर बेबी स्टेप उसमें वापस कन्फर्मेशन देता है, ये हो गया। हर बेबी स्टेप फिर एक कन्फर्मेशन देता है, ये हो गया। तो किसी बात को सुनना
और उसको फाइनल हो जाना, उसमें जितने सारे बेबी स्टेप्स हैं और उसका कन्फर्मेशन हो जाना, फिर वापस जीवन में स्वीकार होना कि ये हो गया। कोई एक बात हमने सुनी, उस पे वो उस बात का अपने में पचना, समझ में आना, वैसा आचरण हो पाना, ये एक बार में नहीं हो रहा है। तो उसको समझने में एक समय लगता है, फिर उसको आचरण में ट्रांसलेट होता है। तो इस रूप में ये काम के लिए शरीर की आवश्यकता है, उस अभ्यास के लिए, उस प्रोसेस को क्रॉस करने के लिए कि जब सुनना आचरण में बदल जाए, इसके लिए शरीर साधन है, ये बिना शरीर के। इसलिए बिना शरीर के जीवन सुन ही सकता है, सुनता ही है। इसी हॉल में और 200 जीवन हो, अपने को क्या पता, आप सबके कंधे पे 2-2 4-4 बैठे हों, इसमें क्या दिक्कत है ना? खाना मांगता नहीं, बिस्तर मांगता नहीं, ठीक। तो इसका मतलब है कि सुनने का काम जीवन में ही होता है, तो सुने हुए का प्रभाव बना रहता है, उस प्रभाव की वजह से उस तरह रुझान बना रहता है, लेकिन फाइनली मानव के रूप में ही समझने का काम होता है। बट भैया जो भी स्टोरेज भी हो रहा है, एक्सपीरियंसेस, वो सारा जीवन में हो रहा है। हाँ, और शरीर के बाहर भी जीवन देख और सुन सक रहा है, इतना हम कह सकते हैं। अब एक दूसरा जीवन है, वो भी देख और सुन सकता है। ये दोनों आपस में, इसका मतलब कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। योग्यता जितनी तो हो, अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सूचनाओं का तो आदान फिर प्रदान हो सकता है। बिना शरीर के ही वो पूर्णता की तरफ क्यों नहीं जा अरे सकते? समझना नहीं होगा ना, सूचनाओं का आदान प्रदान कुछ हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कुछ हो सकता है। वो भी सूत्र है, एक मानव उतना ही देख सकता है, उतना ही सुन सकता है, उतना ही बोल सकता है जितनी उसकी चेतना का स्तर होता है। हर मानव, जैसे यहीं कोई बात ऐसी रहती है जो बिल्कुल आपको, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है और आपके सर के ऊपर से निकल जाती है, और दूसरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आता है और उसको लगता है यही काम की बात हुई है। इसका मतलब है कि हम सब की अपनी जर्नी अलग अलग है। हमारी जर्नी के अनुसार किस चीज़ के साथ मैं ज़्यादा रुचि लूँगा और कोई चीज़ में मेरे को कम रुचि आएगी, वो मेरी चेतना का अपना स्तर है। तो मैं उतना ही, तो जीवन में भी इतने सारे लेवल हैं, तो कौन जीवन किस रूप में क्या चीज़ सुनना पसंद करेगा, है ना? तो बहुत सारे लोगों को ये बात इतनी सुखदायी लगती है कि वो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ड्रॉप करके आएंगे। किसी को ये सब बिल्कुल रुचि नहीं आएगी, उसको लगेगा कि फालतू जगह फंस गए। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना एक मानसिक स्तर है, उसके अनुसार ही वो सुनता, बोलता, सोचता है। समझ जो बढ़ती है, सशरीर जीवन रूप में कोई समझ नहीं बढ़ेगी। जितना सुन लिया, वो सुनने का कोई प्रभाव रह सकता है, समझने का काम नहीं हो सकता है। जिस लेवल से शरीर छोड़ा, उतना ही समझ बना रहता है, उससे आगे समझ को बढ़ना है। तो जो जीवन अब मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता अभी, लेकिन जो जीवन, अभी भी जो मानव जिस प्रवृत्ति के होते हैं, उस तरह के लोगों के साथ ही रहते हैं। जिसको गांजे की तलाश है, उसको इस शहर में गांजा मिल ही जाएगा 15 मिनट में। तो इसका मतलब है कि जो मानव जिस मानसिकता का होता है, वैसे ही मानव के साथ रहता है। तो जीवन भी जिस मानसिकता के साथ होते हैं, उसी तरह के लोगों के साथ बने रहते हैं। बट भैया अभी आपने कहा था कि जैसे विवेकानंद वाला एग्जाम्पल लिया कि अगले जन्म में वो विवेकानंद बन के उसी तरह के काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो श्योर नहीं है। तो इसका मतलब कि जीवन जब शरीर के बाहर निकल रहा है तो चित्रण भी बदल रहा है। हाँ, उसका नहीं, जब बाहर निकल रहा है नहीं, जिस समय शरीर छोड़ता है उस समय वो निष्कर्ष लेता है, क्या उपयोगी रहा, क्या उपयोगी नहीं रहा। उस समय यदि निष्कर्ष आ गया कि ये भूमिका उपयोगी नहीं रही, तो वो कंटिन्यू हो जाए। तो वो डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, थैंक यू भैया। जीवन में पोटेंशियल रहता ही है। हाँ भैया। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। हाँ, मैं समझ पा रहा था भैया कि जैसे आपने आप उदाहरण हो दिया कहाँ? अच्छा, कि वो स्टीफन हॉकिंस का जो इसमें उदाहरण है ना, जैसे मैंने हाँ इसमें पढ़ा था कहीं और यूट्यूब वगैरह पे, तो उनका पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया था, उनका ब्रेन काम कर रहा था, उन्होंने काफ़ी इसमें स्टडी की थी। इसमें ये इसको समझ सकते हैं क्या, ये इसका यही नहीं, था? तो उसका इतना ही समझ में आया कि सशरीर जो कुछ भी अनुभूति करने की कोई स्थिति हो सकती है। देखिए, स्टीफन हॉकिंस के एग्जाम्पल में ये तो पता चलता है कि जीवन की ताकत क्या हो सकती है। शरीर पूरा पैरालाइज्ड होने के बाद भी एक व्यक्ति को पूरा विश्व सुनने के लिए तैयार है, और विश्व का वो वर्ग सुनने के लिए तैयार है जो अपने में बहुत सोचने समझने में सक्षम है। इसका मतलब है कि जीवन की मौलिकता व्यक्त होती है, और शरीर कितना असहाय हो सकता है ये भी समझ में आता है ना। लेकिन जीवन की वो स्थिति थी
तो वैसा कुछ हो पाया। ये छोटा सा प्रश्न है, विचार समझने से जस्ट बात की स्टेज है या पहले समझने के पहले हम विचार पूर्वक बोलते हैं, विश्लेषण पूर्वक सुनते हैं। जो सुनते हैं उसको समझने का काम होता है, समझने के बाद फिर विचार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। तो विचार के ऊपर समझ है, लेकिन विचार पूर्वक ही समझ तक पहुंचते हैं और विचार पूर्वक ही समझ को व्यक्त करते हैं। विचार डिलीवरी भी है समझ की? हाँ, समझ की डिलीवरी जब भी होगी विचार पूर्वक ही होगी। सर, अभी हमने जो समझा कि ब्रेन जो है वही जीवन को चलाता है। जीवन ब्रेन को चलाता है, जीवन ब्रेन को चलाता ब्रेन है शरीर को चलाता है और ब्रेन शरीर को चलाता है। तो मान लो कुदरती मृत्यु जो कहते हैं वो समय में वो ब्रेन थक जाता है और मना करता है, या फिर जीवन वहाँ से निकलना चाहता है और ब्रेन स्टॉप हो जाता है? जीवन कभी ऐसे नहीं निकलता है। जब तक शरीर की यात्रा पूरी नहीं होती है तब तक जीवन नहीं निकलता है। तो कोई मोमेंट पे ब्रेन डेड हो गया, इसलिए ब्रेन डेड को ही डेथ माना जाता है, क्योंकि फाइनली जीवन का कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ बना हुआ है। अब ब्रेन डेड हो गया तो शरीर मर गया। उसके बाद भी जीवन चलाने का प्रयास करता ही है और कोई मोमेंट में ये निष्कर्ष लेता है कि अब ये शरीर नहीं चलेगा, अब ये शरीर नहीं चलेगा, ये शरीर अब चलने लायक नहीं है। उसके बाद जीवन ये स्वीकार के फिर वहाँ से अलग हटेगा। तो मतलब ये समझे कि जीवन कंप्लीटली ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि जितना लंबा ब्रेन चलेगा, हाँ, उतना लंबा शरीर चलेगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक जीवन चलेगा। बिल्कुल। थैंक यू भैया। अभी ये बोला हर माइक मैं बोलूं? जब तक शरीर चलेगा तब तक जीवन चलेगा, ये विचारधारा स्वीकार्य नहीं। जीवन तो चलता ही रहेगा, शरीर बदलता रहेगा जीवन। हाँ, वही कहने का, वही कह रहे भैया। अभी एक मिनट ये पूरा हो जाए। हाँ, अभी बोला हर मानव उतना ही सुन देख समझ पाता है जितना उसकी चेतना है। हाँ, यानी कि ये सीमित है? नहीं, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि मानव के अलावा सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं उनकी पात्रता निश्चित है। लोहे का एटम ही रहेगा, वो इवॉल्व होकर एल्युमिनियम का एटम बन जाए ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, उसमें कोई चेंज हो जाए तो इसका मतलब आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। मानव एकमात्र ऐसी इकाई है जिसमें कि पात्रता विकास है। आज हम जितना समझते हैं कल इससे ज़्यादा समझते हैं, परसों उससे ज़्यादा समझते हैं, और कोई दिन हम पूर्ण हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मानव में चेतना के विकास का ही अवसर है, और चेतना का विकास ही मानव में शरीर चलाने का कुल पर्पज़ है। इसलिए मानव के जर्नी का कुल मतलब इतना ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन ही मानव की यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है। उसी के लिए ये शरीर रूपी साधन है। वो काम नहीं हुआ तो तृप्ति नहीं होगी, कुछ भी कर डालो। अभी पीछे वाले उसमें तो चेतना का मतलब है कि एक व्यक्ति को लगता है कि यार ये घूमना फिरना ही जिंदगी है, इसी में मजा है। अब उसके आगे की कोई बात करोगे तो उसको लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है। जी। तो चेतना का स्तर जितना है, यदि हमने स्वयं को घोर रूप में शरीर माना है ना, तो केवल गाड़ी, कपड़ा, मकान और मॉल तक हमारी दुनिया है। उसके आगे की कोई दुनिया को हमको होती है ऐसा हमको स्वीकार भी नहीं है, और हमारी जरूरत भी नहीं जी। और किसी को लगता है कि ये देख लिया, ये कोर्स पूरा हो गया, इसमें ज़िंदगी नहीं है, वो होते हुए भी, उसके बीच में रहते हुए भी उसके साथ नहीं है, उससे आगे चल देता है। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे या हम भोजन नहीं करेंगे या अच्छी गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे जी। लेकिन वो साधन ही है। उससे मेरी पहचान है और जो सुख है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यदि उससे डिस्कनेक्ट हो गया तो सुख को खोजने के लिए कहीं और जाऊंगा, है ना। तभी वो बहन अच्छा बोल रही थी, बोलिए। इसमें लेकिन एक पीछे वाले उसमें हमने किया था, हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। तो हर मानव में कैसे हुई? फिर हर मानव की तो अलग अलग हुई ना। समझने की मूल क्षमता असीम है, उसमें से हमने कितना यूज किया है वो हमारी वर्तमान स्थिति है। बैंक में अनलिमिटेड जमा है जी। अब हमने स्वयं को शरीर माना है और मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जी। तो जरूरत ही 5 रुपए की थी जी। तो 5 रुपए में जिंदगी बिता दी। जिसने ये स्वीकार लिया कि ये पूरा देश या पूरी धरती या पूरा समाज, ये पूरी इकोनॉमी या कुछ बड़ा है ना, इसको हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है, अब उसने बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार लिया
तो उसमें से बड़ी पूंजी विड्रॉ करेगा। तो जिसने जितना बड़ा लक्ष्य स्वीकार कर लिया उतने ही बड़ी पोटेंशियल को वो अवेल करता है और उसको व्यक्त करता है। जिसने अपने आप को जितने छोटे रूप में स्वीकारा हुआ है, हमारे परिवार से जो गरीबी हमको मिलती है वो खतरनाक है। पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे, इसको देखो उसको देखो, तो 2 रोटी के लायक हो जाने को हमने ज़िंदगी के रूप में डिफाइन कर दिया, ये बहुत खतरनाक है। कैरियर के नाम पे कुल मिला के कितना पैसा मिलेगा इसी को हमने ज़िंदगी माना, ये खतरनाक है। तो मानव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं दी, मानव होने की कोई जगह ही नहीं मिल रही है। तो सही अर्थों में मानव के रूप में अपने आप को समझ पाऊँ और बहुत उपयोगी होकर जी पाऊँ, और जिस अर्थ में ये शरीर है और जो मेरा लक्ष्य है उसको साकार कर पाऊँ, उससे कम में तृप्ति नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि वही लक्ष्य है। वो बहन अच्छा शेयर कर रही थी, मेरे को लगता है कि आप शेयर कीजिए जो मेरे से आपने शेयर किया। थोड़ा आगे आ जाइए, जितना मेरे को शेयर किया उतना शेयर कर दीजिए। वेल, मैं शिखा मुच्छाल इंदौर से, और भाई साहब के साथ पता नहीं मौका मिल गया यहाँ 2-1 मिनट बैठने का। तो मैं यही कह रही थी कि मैं वैसे हमारी गोष्ठियों में भी मैंने सबको बोला कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया है। आज रेकी, प्राणिक, विपश्यना और पद, बल, रूप सब 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 प्राप्त करने की कोशिश करी, और सब मिल गए, सब कुछ किया। उसके बाद भी बच्चे भी सेटल हो गए। हाँ, बच्चे भी सेटल, सारी जिम्मेदारियां भी मेरे को अपनी तरफ से लगता है कि हमने पूरी कर ली हैं, जैसा मैं सोचती हूँ। पर उसके बाद भी अब जब वापस एक वैक्यूम लगने लगा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी वापस वैक्यूम, तो इस जीवन में अब बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं, और देख रही थी तो फिर अपने आप को छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो डेस्टिनी जो करेगी वो करेंगे। और आई डोंट नो ये जीवन विद्या भैया के थ्रू कहाँ से आई है, और मैं वापस इसमें आई हूँ, और अब मेरे को इसमें थोड़ा लग रहा है कि शायद लक्ष्य मिल जाए, और अच्छा लग रहा है। हाँ, तो देखिए यही कहना चाहता हूँ कि जीवन तृप्ति नहीं है। चाहे मैं मान लीजिए मैं मंच पे शिविर डिलीवर करता हूँ, इतने लोग प्यार सम्मान देते हैं, सब कुछ करते हैं, यदि मेरी चेतना का स्तर विकसित नहीं हुआ तो इससे भी कोई तृप्ति मिलने वाली नहीं है। ये बोलना कोई तृप्ति नहीं देता है, ये सम्मान कोई तृप्ति नहीं देता है, इससे कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो केवल अपनी जीवन तृप्ति से फ़र्क पड़ता है ना, अपने आप को जानने से फ़र्क पड़ता है, अपनी वो अनुभूति से फ़र्क पड़ता है। अच्छा भैया, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपने बताया 4.5 महीने में ब्रेन डेवलप होता है, तो ये शारीरिक प्रक्रिया तो समझ में आती है, पर ये जीवन उसमें आता कैसे है? मीन्स वो कैसे? देखिए ऐसा है कि जैसे अब आप कल्पना करो, अब ये हम कोर में देखो ये महफिल की महिमा है, ये सभा की महिमा है, कि ये मानव की महिमा है कि मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ बना ही रहता है, और उससे अधिक सुख की कामना जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो उससे अधिक पैसा, उससे अधिक पद, उससे अधिक सुंदरता, ये इधर गाड़ी जाती है। जब अगर गाड़ी का गियर बदल के सही दिशा में डाला, समझने से मानव सुखी होता है, तो आप देखिए कि 4 दिन पहले हमारा सोचने समझने का दायरा कैसा था, आज 4 दिन बाद अब हम कितने गहरे क्वेश्चन करने लगे हैं। पात्रता बदल रही है कि नहीं? पात्रता बदल रही है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ये कैसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोर में जाना पड़ेगा सृष्टि में। चांद को कैसे पता है कि धरती के चारों तरफ बने रहना है? चांद 3600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। धरती बोलते हैं 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से सूरज के चारों तरफ घूमती है। सूरज सौरमंडल सहित 7 लाख किलोमीटर की गति से किसी गैलेक्सी को चक्कर मारता है। वो गैलेक्सी 22 लाख किलोमीटर की गति से चक्कर मार रही है। परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल 77 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रहा है। यूट्यूब में उसमें नेटवर्क में लिखा है ना। तो इसका मतलब ये है ये सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे चल रहा है। तो यहाँ आके एक अगला लेवल आता है, उसको धीरे धीरे कल परसों में खोलेंगे, है ना। लेकिन ये समझ में आता है कि ये सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है, और मैं सब कुछ बहुत व्यवस्थित नहीं चला रहा हूँ। मैं तो जहाँ जहाँ मेरी भूमिका है वहीं वहीं गड़बड़ हो रहा है बस। तो इसका मतलब है कि ये नेचर इतना व्यवस्थित कैसे है, ये आगे समझने की बात। हाँ जी, सवाल का आंसर कल परसों जब अस्तित्व खोलेंगे तब उसमें फिर सवाल का आंसर निकलेगा।
प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन के सफ़र में पूर्णता की ओर चल रही हूँ अपने शरीर के माध्यम से। इस सफ़र में यदि मेरा शरीर अपनी यात्रा पूर्ण कर ले, लेकिन मेरा जीवन उस यात्रा को वहीं से आगे गंतव्य की तरफ पूरा करेगा या फिर लौटकर जीरो से करेगा? नहीं। तो जो समझ के जो भी, इसलिए बोला कि शरीर छोड़ते समय 2 भाग में समीक्षा होती है। एक तो शरीर को लेके समीक्षा होती है कि जिस शरीर को मैं चला रहा होता हूँ उसी को चलाना चाहूँगा या किसी भिन्न शरीर को। तो जो जीवन की स्वीकृतियाँ शरीर छोड़ते समय जो जीवन की स्वीकृतियाँ हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती। तो जिन चीज़ों को मैंने ज़िंदगी में महत्वपूर्ण माना, से फॉर एग्जांपल मैंने ज़िंदगी भर बहुत पैसा कमाया और लास्ट में ऐसा लगा कि सब निरर्थक हो गया, मैंने बड़े पद पाए, लास्ट में लगा कि इससे कुछ नहीं निकला। या किसी को लगता है कि ज़िंदगी में यार पैसा ही सब कुछ है। तो सार बात इतनी है कि जीवन को अंतिम समय में जीवन ने जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना, स्वीकारा, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। यदि वो किसी समझ है, किसी एग्जिस्टेंशियल समझ के रूप में है तो कल चर्चा करेंगे वो बोध में रहेगा, नहीं तो वृत्ति में, प्रवृत्ति के रूप में, रुझान के रूप में दिखाई देता है। ऐसा तो जहाँ है उससे आगे बढ़ेंगे। ओम ओम है कितने समय, वो क्षण का मामला है, उसमें देर वेर का मामला नहीं जी, बहुत मोमेंट्री है वो। हाँ जी, माइक पीछे बहुत बोल जी। एक ये शरीर और जो जीवन है, इसके बीच का जो लिंक है, ये लिंक 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से है। ब्रेन, 5 ब्रेन का लिंक शरीर से 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के रूप में हो गया। और जो 4 जो आपने बताए अंतर चतुष्टय जो बोला जाता है, 4 अंग है, बुद्धि, वृत्ति और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जी, इनके माध्यम से है। लेकिन ब्रेन के ना होने पर भी क्या शरीर कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे दृष्टांत आए हैं, राजस्थान में कई योद्धा ऐसे हुए हैं कि उनकी गर्दन कट गई और वो लगातार युद्ध करते रहे कई दिन। ऐसे 1-2 अल्लाह उद्दल का भी आता है ऐसा उदाहरण। तो वो जब बुद्धि नहीं रही थी वो कैसे रहा? दूसरी बात ये है कि जब कम्युनिकेशन होता है, जैसे आजकल टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, तो बिना शरीर के भी हम जीवन जो है, भाव का प्रसारण होता है जी। वो तो ठीक है। देखो, वो तो ये कह रहे हैं कि दूरी शरीर और शरीर के बीच में है, जीवन और जीवन के बीच में दूरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। भाव के लिए दूरी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए पुराने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि बच्चा हॉस्टल में है और माँ को उसके है ना बीमार होने का पता चलता है या किसी कष्ट का पता चलता है। तो इसका मतलब है जीवन और जीवन के बीच में दूरी नाम की चीज़ नहीं है, वो सब आमने सामने ही है ना, जीवन के रूप में। हाँ जी, माइक। सर, मैं रूबी आनंद निकेतन सीलर। हाँ सर, मेडिटेशन के द्वारा या समझ के द्वारा मैं अपने आप को जान गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं किसी भी तरह, मैंने कभी भी 2 बार 4 बार या जैसे भी मैंने अपने आप को फील किया, उसको मैं ढूंढते रही कि वो जो झलक मिली वो दोबारा मिले, या ऐसे टाइम मुझे झलक मिला जो फिर दोबारा नहीं मिला, दोबारा मिला तो कुछ अलग था। उसकी खोज में मैं पड़ी और मुझे अपने आप को देखने की इच्छा, आखिर जो भी मैं हूँ, आत्मा हूँ या जो मैं हूँ, समझ के द्वारा मुझे अपने आप को देखने की इच्छा है और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं अपने आप को देख नहीं सकी। मैंने फील किया कि मैं हूँ, शरीर से अलग हूँ और आनंद स्वरूप हूँ, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और इसी यात्रा में मैंने इस शरीर की यात्रा बिना पूरी किए मैं यहाँ से चल दी। यानी अपने शरीर को बिना अपने आप को देखे, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं हूँ कैसी। बहुत बढ़िया। यहाँ से चल दी तो फिर मेरी जीवन की यात्रा या मेरी इच्छा, मुझे अपने आप को देखने की इच्छा तो अधूरी रह गई। फिर अधूरी रह गई, पर ठीक है, ये इच्छा रहेगी। इच्छा तक पहुँचना भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। अपने आप में देखो, जब तक ये भ्रम नहीं टूटता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब तक ऐसी कोई इच्छा बनती भी नहीं है। तो ऐसी इच्छा का बनना और एक बार खिड़की का खुलना, एक बार खिड़की खुली, लेकिन सर
वो बेचैनी रहती है कि अच्छा मैं है। हूँ अरे कैसी? बेचैनी भी तो हो, कोई थोड़ी लेवल की हो। क्या छोटी मोटी बेचैनी में जीवन बिताना। भैया तो अच्छी बात यह है कि एक बार खिड़की खुली और उसमें वो कोई जो फील हो गया और जिस लेवल की वो फीलिंग है, अब उसके सामने संसार में सब कुछ फीका हो जाता है। इसलिए दोबारा फिर वही चाहिए। ये दुख नहीं है, ये उस बात की, दुख और पीड़ा अलग अलग बात है। दुख उस बात को बोलते हैं जब हम जिंदगी में कोई चीज हो रही है और उसको नहीं चाहते हैं। पीड़ा वो चीज है कि किसी सही चीज को हम पाना चाहते हैं और उसके लिए जो हमारी चाहना है वो इतनी तीव्र है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका नाम पीड़ा है। सर क्या ऐसा चांस है कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को जानी तो हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे अपने आप को देखना है कि मैं हूँ कैसी। हाँ, तो ये मैं हूँ कैसी का मतलब है कि जीवन स्वरूप में अपने आप, मेरे होने के स्वरूप में अपने आप को पहचानना। मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो कहीं ना कहीं अपने में स्वीकार हो गया है। और एक खिड़की से एक झलक भी दिख गई है कि कुछ तो मामला है और वो खूबसूरत है, वो शानदार है। अब मैं उसी के साथ बने रहना चाहता हूँ क्योंकि इसके साथ होने का जो एहसास है वो बहुत सुखदाई है। सर लेकिन उसको पकड़ने ऐसे टाइम में वो अनुभूति मिलती है जब हमें नहीं पता होता, जब हम वो ठीक है, वो आपके चाहने से नहीं होता। हो जाती है, ऐसा क्यों? वो आपके चाहने से, कोई अपने ही संस्कार की यात्रा में, अपने ही जीवन यात्रा में, जीवन में अपने तरीके से कुछ करवट मिलता है और कोई खिड़की खुलती है और ये खिड़की हमको कनेक्ट करके चली जाती। अब आप प्रयास करो, उसको पाने का जो प्रयास है। एक समय वो खिड़की किसी पुण्यवश खुली, अब जो उसको दोबारा हम उपलब्ध हो जाएं और हमेशा उस स्थिति में बने रहें, उसके लिए हमको कोई प्रयास करने की जरूरत है। सर तो अगर बिना अपने आप को देखे आप शरीर शांत हो भी गया, शरीर शांत हो भी गया तो भी जीवन में वो इच्छा बना ही रहेगा और दोबारा शरीर मिलेगा, फिर उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए वो इच्छा तो पूरी होके रहेगी, इच्छा बन गई है तो पूरी होके रहेगी, है ना। अब कैसे आगे बढ़ते हैं वो तो वक्त बताएगा। भैया एक टेक्निकल क्वेश्चन है, छोटा सा कहाँ है? एक छोटा सा क्वेश्चन है भैया। शरीर को छोड़ते समय जीवन की स्वीकृतियाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। जीवन की स्वीकृतियाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। हाँ, मेरे को लगता है, पर इस टॉपिक को लंबा ना फैलाया जाए। छोटा सा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग, साईं बाबा जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग, उनको स्वीकृतियाँ रही होगी ना अपने जीवन के अकम्पलिशमेंट का, कि मेरा जीवन किसी लायक था, उसकी स्वीकृतियाँ रही होगी, तो फिर उनको वापस आना चाहिए किसी फॉर्म में। आ भी गए होंगे तो उस स्वरूप में नहीं आएंगे ना जिसमें आप पहचानोगे। तो नहीं, तो उसके जो परम कल्याण, नहीं वो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। अब कौन है ये पता नहीं। हाँ। अपना ही पहचान लें। अभी दूसरे का हिसाब किताब मत लगाएं। दूसरे का हिसाब किताब लगाने का मतलब है कि अपने पे ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, होना चाहिए ना कि उनको आना चाहिए कहीं, क्या पता मैं ही हूँ। ऐसा बताना था पहले से ही बता देते, क्यों इतनी कहानी सुनाई। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, सिर्फ इस पे समझना है इस बात को, बात वो नहीं कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को लगता है कि उस सूत्र को दोबारा ध्यान में रखा जाए कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, तो उसके बाद का समझ में आता है। तो पहले जीने के रूप में कड़ियाँ ठीक से खुल जाएं, हम जीने में स्थिर हो जाएं, तो आगे की बात करें। नहीं तो ये प्रश्न केवल कौतूहल है, इनसे निकलता कुछ नहीं है, टाइम पास है। ये और दूसरे को नहीं पहचानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। इनके कहने का, जाने दीजिए भैया इनके कहने का मतलब ये था, ओहो, ये देखो दूसरे के कहने का मतलब क्या है वो मैं समझ लूंगा ना भाई। विवेकानंद ने जन्म लिया, विवेकानंद ने जितनी प्रोग्रेस वगैरह की, तो उसमें पिछले जन्म में भी वहां तक विवेकानंद की प्रोग्रेस का हिसाब किताब रखेंगे, अपनी प्रोग्रेस का पता नहीं है। ये जैसा कह रहे हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, उसमें मजा आप ले रहे हो। मतलब उन्होंने जितनी प्रोग्रेस की अगले जन्म में वहां तक पहुंचे, जब आगे जाके प्रोग्रेस, जो रियल प्रोग्रेस है वो रहता ही है, वो कभी रिवर्स नहीं होता है, कैरी ओवर होता ही। भैया, हाँ जी, जैसा कि आपने बताया, मस्तिष्क जब काम करना बंद कर देता है तो वहीं जीवन का अंत होता है।
हाँ, वो ब्रेन डेथ हो गया तो आदमी का डेथ माना जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उस हाँ। केस में क्या रहता है सर? नहीं, सुसाइड कमिट करने का तो सिंपल मतलब है कि भाई वो उसको जितना दुख वो झेल रहा है उसको झेलने की स्थिति अब उसकी नहीं है, इसलिए बाईपास मार दिया। तो ब्रेन को डेड किया। ब्रेन को डेड किया, हाँ। कोई ना पंखे पे लटकाया, जहर खाया, फाइनली कुछ भी किया, ब्रेन डेथ ही होगा, शरीर काम नहीं करेगा, बहुत दुखी रहेगा। जितना वो सशरीर दुखी था उससे ज़्यादा दुखी रहेगा। यदि आदमी को ये सब पता होगा तो कोई सुसाइड नहीं करेगा। भैया जी, आपने अभी कहा कि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो जिन्हें समझना ही नहीं है, खाए पिए मॉल में गए। नहीं, समझना नहीं है ऐसा नहीं है। अभी उनका किसी का उससे अभी मन नहीं भरा है, अभी वो कंक्लूड कर स्थिति में नहीं आया है कि वो कंक्लूड करे कि इससे भी आगे जाना तो है। वो व्हाट डिसाइड, वो ऐसा क्यों है? दूसरा जीवन की स्थिति आ गई, पात्रता हमारी कल्पनाशीलता को हमने जिस दिशा में लगाया है उस दिशा में हमारी पात्रता बनी है। तो किसी ने अपनी पात्रता को स्किल वाले पार्ट में बहुत अधिक लगाया, उस दिशा में उसकी पात्रता हमसे ज़्यादा है। आज हमारे बच्चे हमसे अच्छा मोबाइल चलाते हैं, है ना? तो अपनी कल्पनाशीलता की डायरेक्शन की बात है। तो कितनी बार उसने शरीर चलाया, वो उससे उसका कनेक्शन नहीं है कि ये बहुत बार आके गए, इसलिए उनके बहुत निष्कर्ष निकल गए। ना, नंबर ऑफ शरीर यात्रा से मतलब नहीं है, कल्पनाशीलता की क्वालिटी और परिवेश से बहुत मतलब है। देखिए, एक गांव में सारे लोग रहते हैं, सबके घर एक जैसे हैं, सबको कोई अलग ख्याल नहीं आता है। एक जन कार ले आता है तो पूरे गांव की मुंडी घूम जाती है। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो किसी के पास आ गई तो उसका ध्यान चला जाता है। और मानव में समानता की अपेक्षा है ही है, तो वो भी कार लेके आता है। तो इस तरह से यदि कार को देख के कार आ सकती है तो किसी श्रेष्ठ आचरण को देख के श्रेष्ठ आचरण भी आ सकता है। सिंपल बात। लेकिन भैया जीवन जब फॉर्म होता है, सब हम ये मानते हैं सब समान ही है। जीवन क्षमता के रूप में समान है, योग्यता पात्रता क्षमता के रूप में अलग अलग हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमने अपनी कल्पनाशीलता को लगाया है उस डायरेक्शन में हम ज़्यादा विकसित हैं। एक ही व्यक्ति का कोई एक आयाम बहुत विकसित हो सकता है, दूसरा आयाम बहुत कमज़ोर हो सकता है। भैया, जैसा सर ने बताया कि राजस्थान में कई योद्धा हुए हैं जिनका ब्रेन नहीं होने के बावजूद वो लड़ते रहे। भैया, वो कुछ देर की घटना है, क्योंकि जीवन का अपना जो प्रभाव क्षेत्र है उस व्यक्ति के लिए वो स्पेशल केस था। सामान्य व्यक्ति की इच्छा शक्ति उतनी तीव्र लेवल की है ही नहीं, उसका जीवन उतना सबल है ही नहीं। तो वो जीवन उतना सबल है कि कुछ देर के लिए शरीर को सस्टेन कर लेगा, लेकिन ये काम लंबा नहीं चलेगा। नहीं, गोरा बादल का तो सुनने माता 1.25 पैर तक लड़े थे। ओहो, 1.25 पैर तक लड़े, 1 घंटा लड़े, 2 घंटा लड़े, सारी जिंदगी ऐसी चल जाएगा बिना मुंडी के, ऐसा कोई नियम नहीं है। और ये भी घटनाएं में हमने कितना देखा, वो भी घटनाओं में है इतना और विस्तार उसका इतना होता है। घटनाएं बहुत छोटी रहती हैं, हम अच्छाई को बहुत विस्तार करके कहना चाहते हैं और ऐसा विस्तार कहने से हमको भी इंपॉर्टेंस मिलती है तो उसको इतना बढ़ा देते हैं। हाँ जी, हो गया। तो निष्कर्ष के रूप में मेरे को लगता है कि हेलो भैया, 4.5 महीने बाद मास में जीवन आ गया। मोस्ट ऑफ नेचुरल बच्चा आ भी गया, पर कुछ केसेस में अबॉर्ट हो जाता है। हाँ। जीवन आ गया, 7.5, 8 महीने, 9 महीने भी रह गया, और कई बार आने के बाद अबॉर्ट हो गया, आ गया मतलब वो बॉर्न भी हो गया, फिर भी चला गया। हाँ, ठीक। ये क्यों? ठीक है, वो आया ना, उस जीवन की इच्छा थी, वो ठीक है, उसमें आया, अंदर आया 4.5 महीने बाद, वो पूरा कंप्लीट किया प्रोसेस, उसके बाद वो क्यों गया? ठीक है, मेरा इतना ही कहना है कि ये तो सब घटनाएं जीवन कितने कारणों से आया, ये बहुत सारे उसके डायमेंशन हैं। आने के बाद गर्भकाल में हमारी जीवन शैली में गलती हुई, कोई एलोपैथी या कोई ऐसी दवाइयों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से अब शरीर चलने लायक नहीं है, तो शरीर अबॉर्ट हो गया, गर्भकाल में हो गया, या वो गर्भकाल के बाहर जो भी प्रभाव हुए उसकी वजह से अबॉर्ट हो गया। शरीर जब तक नहीं मरेगा, जीवन की कोई हैसियत नहीं है कि वो शरीर छोड़ के चला जाए। किसी भी कारण से शरीर मरा है, अब वो मानव की गलती से मरा, गलत दवाई से मरा, अपनी किसी बीमारी से बला, जेनेटिकली कोई रोग उसमें आया, हमको पता नहीं है। हमको तो घटना दिखाई देती है, कारण हमको नहीं समझ में आता।
जीवन आया कहाँ से? पालिताना 2 से 9 फरवरी। नारगोल, हाँ नारगोल 1 से 8 फरवरी में जीवन कहाँ से आया खुल जाएगा। हाँ जी, चलिए। तो देखिए बहुत सारी बातें हमने की, कुछ छोटी चीज़ें और हैं। जब इतनी बात चली है तो कुछ अच्छी बातें, छोटी बातें और शेयर कर दूं। तो इस पूरी यात्रा में, इस पूरे घटनाक्रम में तो एक तो ये समझ में आ गया कि जीवन शरीर को चलाता है। जितने भी स्किल हैं वो जीवन अभ्यास पूर्वक स्वीकार करता है। जैसे पशु में भी 70% पानी है, मानव में भी 70% पानी है। लॉजिक ये कहता है कि आदमी का शरीर डूबेगा नहीं, क्योंकि वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल उस पर लागू होता है। लेकिन मानव डूब जाता है, पशु नहीं डूबता है। तो पशु को वंश विधि से अपना शरीर उस आकार में रखना पानी में आता है जिसमें कि उसके द्वारा जितना पानी हटाया जाएगा वो उसके वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। मानव डर के कारण जो भी उसका है ना, तो मानव तैरना सीखना क्या चीज़ है? तो तैरने का इतना ही मतलब है कि मानव भी बॉडी को बिना हाथ पैर हिलाए पानी में केवल डाल के रख सकता है और शरीर ना डूबे, ऐसा होता है। इसका मतलब है कि उस शेप में बनाए रखना पानी को, ताकि पानी सैद्धांतिक रूप से जैसा है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो पानी में नहीं डूबेगा। तो जिस काम को पशु वंश विधि से कर रहा है, मानव उसी काम को सीख के कर रहा है, काम उतना ही कर रहा है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आई कि सीखने वाले जितने काम हैं सब हमारे अभ्यास से होने वाले काम हैं। तो क्या अभ्यास है? जीवन किसी को डांस करते हुए देखता है, अब ये समझ में आ गया कि जीवन ही देखता है, आँख माध्यम है, आँख नहीं देखती है। तो जीवन किसी को डांस करते हुए देखता है, मैं किसी को डांस करते हुए देखता हूँ और मेरे को स्वीकार हो जाता है कि मैं भी ऐसा करूँगा। अब शरीर को अभ्यास देना है कि शरीर वैसा वैसा उछल सके, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो जीवन में पहले वो डांस को, स्टेप्स को स्वीकारना, उसको नोटिस करना और शरीर के माध्यम से वैसा व्यक्त होना। शरीर के माध्यम से कौन व्यक्त हो रहा है वैसा? मैं ही व्यक्त होता हूँ। ये जो ऐसा लाल वाला जैसे जैसे हिलता है वैसे वैसे शरीर को हिलाता है। जब ठीक से हिल गया तो मान लिया कि अब मेरे को वैसा डांस करना आ गया। तो मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा खाना, मेरा कोई भी स्किल पे काम करना, ये तमाम चीज़ें जीवन के द्वारा शरीर के साथ तालमेल को बिठा लेने का काम है। जितने भी सारी स्किल्स हैं ये जीवन और शरीर के तालमेल का काम है। तो जीवन और शरीर के तालमेल को हम स्किल्स बोल रहे हैं। जो समझ बोल रहे हैं वो जीवन में देखने की सामर्थ्य है, और जीवन डायरेक्टली सच्चाई को अनुभूत करता है। वो जो सच्चाई को डायरेक्टली अनुभूत करना है उसका नाम समझ है। जैसे मैडम ने कहा कि मैंने कोई झलक देखी और इस बात में कोई शंका नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मैंने किन्हीं क्षणों के लिए अपने होने को भी फील किया और वो बहुत सुखदायी था। उसके बाद शरीर और शरीर के सारे क्रियाकलाप फीके पड़ जाते, सबका मज़ा ख़त्म। मज़ा ख़त्म मतलब मज़ा पहले भी नहीं था, क्योंकि उससे कोई बड़ी चीज़ हमारे पास नहीं थी, इसलिए उसी में घूम रहे थे। तो जैसे ही कोई बड़ी चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो समझना जीवन में, जीवन की मौलिकता है स्किल, शरीर और जीवन के अभ्यास है। जैसे जो लोग स्पेस शटल में जाते हैं, है ना, वो कितना 11.2 मीटर पर सेकेंड, 40,000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने एक बार कैलकुलेट किया था मेरे ख्याल से। 40,000 किलोमीटर पर आवर की गति से रॉकेट ऊपर उठता है। तो जो लोग स्पेस शटल में जाते हैं उनको एक लंबा अभ्यास कराया जाता है ताकि उस गति का अभ्यास उनके जीवन और शरीर के तालमेल, जीवन उसको, शरीर उसको बर्दाश्त कर पाए। यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा? तो पता चला रॉकेट शरीर को लेके उड़ गया, जीवन वहीं बैठा रह गया।
आपको पता है जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, जब वो पीछे साइकिल पे बैठता है तो आपको गिराने का कोई प्रयास वो नहीं छोड़ता है। अब आपकी महिमा है कि आप उसके वेट को कैसे संभालोगे, धड़ से बोरे जैसा पड़ जाता है। जिसको साइकिल चलानी आती है वो ऐसा बैठता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? उसको अपना वेट खुद बैलेंस करना आता है, इसलिए उसके बैठने का आपको, उसके वेट को आपको संभालना नहीं पड़ता है, वो खुद अपने वेट को बैलेंस किए हुए है। तो जिनको अपने जीवन में आचरण का संभालना आता है, घर में हमको भी उसको संभालना नहीं पड़ता है। नहीं तो हम रात दिन किसी एक आदमी को संभाले पड़े हैं, हम भी थक जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। कदरदान तो आप ही। ऐसे ही है ना, हमारी सारी ऊर्जा अपने में जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। क्रिएशन तो गया चूल्हे में, क्या क्रिएट करें? अपनी जिंदगी क्रिएट हुई है तो बाहर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अपने में ही कुछ क्रिएट, अपने में ही स्ट्रगल है तो बाहर भी स्ट्रगल ही है। तो बाहर कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरे भीतर की स्ट्रगल का केवल प्रतिबिंबन है। बाहर कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरे भीतर ही, मेरे तो संसार मेरे लिए आईना है, मेरे ही आचरण का, मेरी ही स्थिति का, मेरी ही मनस्थिति का। तो मेरी मनस्थिति के अनुसार घटनाक्रम बनते रहते हैं। जैसी मेरी स्थिति है वैसा घटनाक्रम बनते रहते हैं, क्योंकि जैसा मैं रिएक्ट करता हूँ वैसा फिर सामने वाला रिएक्ट करता है और उससे एक नया समीकरण बनते रहता है। तो इन तमाम घटनाओं से हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि जीवन और शरीर अलग। भारत में एक अच्छा एग्जाम्पल और भी है। भारत में ऐसा बोलते हैं कि 95% सांपों में जहर नहीं है और सांप काटने से 95% लोग मर जाते हैं। अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, पिछले शिविर में किसी ने बताया कि वहाँ वो इंजेक्शन दे के डेथ करते हैं, या करंट देते हैं कि इंजेक्शन देते हैं, ऐसा कुछ इंजेक्शन से देते कैसे। तो एक डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने परमिशन लिया गवर्नमेंट से कि मैं इस पर कुछ प्रयोग करना चाहता हूँ, तो इसको तो मरना ही है तो मैं कुछ प्रयोग कर लेता हूँ। तो उसने 2 कोबरा, उसने उसको 2 सांप दिखाए कि तुमको इससे मराएंगे, और 2 सांप दिखाने के बाद में उसकी आंखें बांध दी गई और बिल्कुल जैसे सांप काटता है ऐसे ही 2 पिन उसको चुभाया गया और कुछ देर बाद वो मर गया। और ऐसा उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी से पोस्टमार्टम में वो जहर भी निकला। अब जो भी बायोलॉजी में है ना, जो भी केमिकल चेंज हुआ भय की वजह से, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो मेरे मान लेने का कितना गहरा असर है। देखो ये मानने का ही तो असर है कि मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, कितना गहरा असर है। जबकि ना मैं महिला हूँ ना मैं पुरुष हूँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि मैं महिला पुरुष नहीं हूँ, मेरा शरीर महिला पुरुष है। मैं जीप भी चला सकता हूँ, मैं कार भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं ना कार हूँ ना जीप हूँ। तो मेरी गाड़ी मेल फीमेल है, मैं मेल फीमेल नहीं हूँ, लेकिन कितनी गहरी, कितना भी सुनने के बाद और कितना भी कहने के बाद मेरा मेल फीमेल होना कितना गहरा है। इतना गहरा नहीं होगा तो इसको चला भी नहीं पाएंगे। इसलिए इसका गहरा होना भी प्रकृति सहज है और इसको समझना भी उतना ही प्रकृति सहज है, क्योंकि सच्चाई ऐसी है। तो इस रूप में देखते हैं तो मेरे को लगता है कि आज और हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना ये है कि सुबह से शाम तक सारी एक्टिविटीज़ में हम लगातार ये देख पाएँ कि ये काम शरीर के लिए था कि ये काम जीवन के लिए है। जैसे अब अपनी 24 घंटे की एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ में देखा जाए, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो शरीर के लिए है कि जीवन की आवश्यकता के लिए है, शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए है कि जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए है। जो भी मैं सोच रहा हूँ वो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए है कि जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए है। तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो किस अर्थ में है
और कई बार तो पता चलता है दोनों ही के लिए नहीं है, आओ चुगली चुगली खेलेंगे। ये अपनी कब्र खोदने का काम है, इसमें अपने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो धीरे से हमारी ये क्लैरिटी बनेगी कि 24 घंटे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अच्छा सच्चाई क्या है? शरीर की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? शरीर की आवश्यकता सीमित है। शरीर सीमित है तो उसकी आवश्यकता भी सीमित है। जीवन की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। तो सीमित आवश्यकता के लिए कितना समय लगाएं? सीमित लगाएं। असीमित आवश्यकता के लिए कितना समय लगाएं? असीमित लगाएं। हम शरीर की आवश्यकता के लिए कितना समय लगा रहे? असीमित। और असीमित आवश्यकता के लिए कितना समय लगा रहे? चर्चा ही नहीं। उसके बाद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? 7 दिन, वो भी मेरे पे ऊपर एहसान किया, आपने 7 दिन निकाले हैं। मैं आपका ऋणी रहूंगा कि आपने अपने लिए 7 दिन निकाले। ऐसा हाल है। और यह हाल हम समाज के इलीट वर्ग का है, संभ्रांत वर्ग का है, जो अपने आप में विकसित कहलाता है। तो गलती किसी की नहीं कह रहा हूँ, केवल इतना ही कह रहा हूँ, इस प्लेनेट पे जागृति अपने शैशव काल में है। इस प्लेनेट पे अवेयरनेस, जागृति, मानव का इवॉल्व होना अपने बचपन के दौर से गुजर रहा है। तो जब बचपन के दौर से गुजर रहा है तो हम बच्चे जैसा अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं, बच्चे जैसी हरकत करते हैं। जैसे बच्चे खिलौनों से खुश हो जाते हैं, हम लोग गाड़ी मकान से, कपड़ों से खुश रहते हैं। बच्चे भी खा पी के खुश हो जाते हैं, हम भी कुछ खा पी के खुश हो जाते हैं। बच्चे भी कहीं घूमना चाहते हैं, हम भी सिंगापुर घूम के आ जाते हैं। ये सब खराब है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर यह पर्याप्त नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। जीवन की आवश्यकता समझ से, ज्ञान से, अनुभूति से ही पूरा होगी। ये कितना भी इधर उधर करें, ये अपने आप में वहीं बना रहेगा, वो खालीपन बना ही रहेगा। चाहे देश में आप सेलिब्रिटी हो जाओ, 10 करोड़ लोग आपके फॉलोअर हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं स्वयं अपना फॉलोअर हो जाऊं, इससे फ़र्क पड़ता है। बोलिए सर। ये बहुत कई ऐसे इल्यूजन्स हैं और ये वक्त और ये आप उम्मीद है कि ये बड़ी मुश्किल से अभी 65 साल की उम्र में प्लेटफार्म आज मिला है। आज 4था दिन है। आप भी गांव से की पृष्ठभूमि को जानते हैं, बहुत सारे मेरे से भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं और गाँव से आए ज़्यादातर। आज जब हम बच्चे थे और 40-50 साल पहले गाँव में जो बेचारी औरतों को जो है भूतनी आती थी। हाँ, हंसने की बात नहीं है। बाल वाल बांध के चलो ये भूतनी आ गई, उसको बेचारी पिटाई भी होती थी। और कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स पुराने लोग कह सकते हैं। आज नहीं आती है भूतनी, जो नहीं आती है, कम आती है। अगर आती है तो आप ये बताइए कौन सी भूतनी है जी? भूतनी नहीं होती है, भूत भी होता है। और कहते हैं उसे जुत्ती से मारेंगे तो भूतनी निकल जाएगी, बाल पकड़ के। जो एक तो ये इल्यूजन, ठीक है, ठीक। दूसरा इल्यूजन, कई बार लोग कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। तो ये क्या इमेजिनरी नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये क्या इमेजिनरी है या रियल है या वैसे? नहीं, रियल भी हो। बताइए। चलिए, सभा में कितने लोग भूत और भूतनी से मिलना चाहेंगे? हाथ उठाइए, तो सबको मिलवाया जाएगा। सबकी इच्छा पूरी की जाएगी। कई बार बाह्य परिस्थितियों के कारण, जैसे कुंठा, निराशा, असफलता की वजह से एक शरीर के अंदर जो जीवन है, वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो भी है वो आंदोलित होती है और उस शरीर को समाप्त करती है, जिसे हम कहते हैं आत्मघात या आत्महत्या। तो उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व मुख्य कारण है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि। उसमें बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं है। बुद्धि होती तो ये काम ही नहीं होता है ना। तो मन, वृत्ति, चित्त तीनों शामिल होते हैं और जो प्रभाव है वो मन से आता है, ज़्यादा प्रभाव मन से आता है। हाँ जी,
ऑरा वर्ड का मतलब है कि जीवन और शरीर का जो संयुक्त प्रभाव है उसका नाम ऑरा है। जीवन और शरीर का जो संयुक्त प्रभाव है उसका नाम ऑरा है। सर जैसे अभी बात कर रहे थे कि जीवन स्त्री या पुरुष नहीं होता, लेकिन हम आजकल बहुत सुनते हैं कि कोई पुरुष पैदा हुआ है लेकिन वो स्त्री ऑपरेशन के द्वारा करना चाहता है क्योंकि उसको अपने अंदर ऐसा फीलिंग रहती है कि मेरे अंदर स्त्री वाली लक्षण है या गुण है या फीलिंग्स है, तो ये क्यों होता है फिर? देखो, कहना मुश्किल है किसी चीज़ के क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि वो जीवन स्त्री शरीर की स्वीकृति के साथ है और वो पुरुष शरीर चला रहा है। अब वो ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये हुआ है। और कोई उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी होता है। हाँ। स्त्री शरीर को चलाता हुआ कोई जीवन पुरुष शरीर की स्वीकृति के साथ हो सकता है। ये बहुत समझने में इजी है क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष ने डोमिनेट किया है, जिसने डोमिनेट किया है तो मैं भी डोमिनेट, तो कुल मिला के पुरुष होने का जो स्वीकार्यता है वो आसान, मतलब वो लॉजिकल दिखाई देता है। जैसे हम बच्चों में भी कई बार देखते हैं कि बच्चे खेल ही रहे हैं लेकिन कोई बच्ची है वो बहुत बच्चे जैसा लड़के जैसा बिहेवियर कर रही होती है जो हमारे, और लड़का है वो लड़की जैसा कर रहा होता है। प्रतिक्रिया में हो सकता है, वो जीवन में कुछ कोई स्वीकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन फाइनली उस जीवन में स्त्री शरीर का स्वीकृति है या जीवन में पुरुष शरीर का स्वीकृति। इसका मतलब नहीं समझ में आया लेकिन मुझे। नहीं, मतलब यही हो गया, कारण कुछ भी हो, जब ये घटना घट रही है तो उन क्षणों में स्त्री शरीर को चलाता हुआ एक जीवन में पुरुष शरीर की स्वीकृति ज़्यादा है, या पुरुष शरीर को चलाते हुए जीवन में स्त्री शरीर का स्वीकृति ज़्यादा है। अब इसके कारण बहुत हो सकते हैं, इसकी बहुत सारी फिर डायमेंशन है, वो कहना मुश्किल है। हाँ जी, माइक। बात तो सर आपने बहुत गहरी करी कि बच्चे जब कोई जिद करते हैं, रोते हैं, तो उनको खिलौना दे देते हैं और क्या, वो उससे खेलते हुए मनोरंजन को ही जिंदगी मान लेते हैं। बच्चे बिस्तर पे सुसुपोटी करते हैं, हम लोग मानसिक सुसुपोटी कर देते हैं। सही बात है, सही। चुगले चुगले, बस हमारे खिलौने बदल गए, गाड़ी, बंगला, रजिस्ट्री, खिलौने बदले, और फाइनली बच्चा भी हमारे लिए बायोलॉजिकल खिलौना है, और इसी को जिंदगी मान लिया है। बच्चा भी बायोलॉजिकल खिलौना है और बड़ा शरीर भी हमारे लिए एक बड़ा खिलौना है, वो भी काफ़ी सुखदायी है। भैया, जैसे वो बहन ने बताया थोड़ी देर पहले उन्होंने कि मैं बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकती हूँ मैं में और मेरे शरीर में। बहुत बार मुझे वो बहुत क्लियरली वर्ड व्यू दिखता है कि ये मेरा शरीर है और मैं कुछ और हूँ। और मेरी जो अभी तक की जीवन यात्रा रही है उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सोची और होती गई है, पर होने के बाद भी और भी कुछ बहुत सारा बाकी है जो मैं पाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और जो आपने सुबह जो कल जाने से पहले सवाल पूछा था कि मेरी और मेरे करियर की उपयोगिता, तो जब भी मैं ये काम भी करती हूँ, टीचर और प्रिंसिपल जो भी मेरा करियर है वो करते हुए भी मुझे एक अंदर से कुछ अलग से एक होता है कि ये जो तुम कर रही हो, क्यों कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैं ऑप्शंस ढूंढती रहती हूँ कि ये करने से ही मेरे को ये पता चलेगा कि मैं ये मेरे लिए है, कैसे होगा। ये बहुत पीड़ा है अंदर से, वो अलग से वो दिखता है कि कुछ है जिसकी पाने की कोशिश में तुम लगे हो। ऐसा क्लियरली उसको शब्द भी मिलेंगे, अर्थ भी मिलेंगे और तरीका भी मिलेगा। भैया, इतनी अच्छी शाम है तो एक स्वीकार कर लिया जाए, पोटेंशियल दिखता भी है, अनुभूति होती भी है, अपनी उपयोगिता का पता लगता भी है, लेकिन है ना अपने खुद की खड़ी हुई बाधाएं हैं, ये मैं अपनी मान रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, बाकी सबका भी होगा, लेकिन शायद मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ हिम्मत करने की। हाँ। कि अभी शरीर का सुख पूरा लिया नहीं है, अभी गाना पूरा गाया नहीं है, अभी दुनिया पूरी घूमी नहीं है, उसके बाद कर लेंगे। सब पता है कि कर सकते हैं, रास्ता दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को रोका हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी भी क्या है, थोड़ा और घूम लो, थोड़ा और गाना गा लो। इसका इलाज चाहिए। इलाज मतलब ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। जितनी उसके लिए पीड़ा, कोई भी चीज़ बिना पीड़ा बढ़े हमको नहीं मिल रहा है। हमको पता है दिन में 3 बार खाना खाना है, कहीं भी यात्रा करें, कुछ भी करें, देखो 3 बार उस समय खाना मिल जाता है। कितनी बढ़िया बात। पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें लेकिन खाने की सेटिंग बनी रहती है, क्योंकि ये हमारी स्वीकार्यता है।
और हमारे जीने की सेटिंग नहीं बनी है, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। ध्यान जाएगा तो उसकी भी सेटिंग बन जाएगी। तो मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जब भी मानव किसी चीज़ के अधूरेपन को स्वीकार पाता है कि ये अधूरा है, इससे बात नहीं बनेगी, वहाँ से एक पैर आगे रख देता है। तो ये इस तरह का वातावरण, इस तरह की चर्चा अपने साथ करना, अपने साथ बात करना, अपनी समीक्षा करना, अपनी उपलब्धियों को समराइज़ करना, एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या चाहता हूँ उसको समराइज़ करना, ये पूरा कैनवस सामने आ जाएगा तो बहुत सारा अपना आईना सामने आ जाता है। तो अपने आप को ज़्यादा बेहतर आराम से देख पाते हैं। और ऐसा एक संग मिल जाए। जब हम अकेले किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमको लगता है बहुत स्ट्रगल है। जब सारे लोग उसी काम को कर रहे होते हैं तो बहुत हमको आसान लगने लगता है। तो ऐसा एक वातावरण मिलना जहाँ बहुत सारे लोग, जैसे यदि कोई सभा में से उठ के कहता है कि हाँ मैंने तो झलक देखी है, तो तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है कि यार कुछ तो होता है। इसका मतलब है कि ये जो वातावरण है, आदमी की ग्रोथ के बारे में कहें तो 3 शब्द काम करते हैं: संस्कार, वातावरण, अध्ययन। तो संस्कार का मतलब है एक हमारी जर्नी में अपनी पात्रता बनी हुई है, इसका नाम मेरा संस्कार है। दूसरा, अध्ययन का मतलब है कि मैं निष्कर्ष कैसे लेता हूँ, चीज़ों को कंक्लूड कैसे करता हूँ, है ना, और वो किसी वातावरण में होता है। अब मैं किसी ऐसे वातावरण में हूँ जहाँ रूप बल धन पद का घोर प्रभाव है, जहाँ पीयर प्रेशर है, जहाँ यदि मैं दारू नहीं पीता हूँ तो मेरे को अलग माना जाता है, मैं ड्रग नहीं लेता हूँ तो अलग माना जाता है, मकान बड़ा और पद बड़ा नहीं होता है तो मेरे को छोटा माना जाता है। ये जीवन में ये स्वीकार्यता नहीं है कि मैं अपने आप को छोटा स्वीकार करूं। तो जिन मामलों में, जिन मापदंडों पे बड़ा माना जाता है, फिर मैं उसको पाने की कोशिश करूंगा। तो वातावरण में फिर मेरा निष्कर्ष ये आ जाता है कि पैसा और पद के बिना कुछ नहीं है। मैं बार बार कह दूं पैसा और पद खराब चीज़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे भी और आगे कोई चीज़ है जिसके होने से पद और पैसा भी सार्थक हो जाता है। तो पद और पैसा बेसिकली बुद्धि के व्यक्त होने के साधन है। पद और पैसा बुद्धि के, विजडम के, जीने के, व्यक्त होने के साधन है। मूल चीज़ गायब रहने से फिर ये हमारे अहंकार के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि यदि हमारी वो क्लैरिटी बनेगी तो हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। तो संस्कार, वातावरण, तो वातावरण बदलना हमारे हाथ में है। अपना वर्तमान संस्कार तुरंत बदल जाएगा ये नहीं कर सकते, ये स्लो प्रोसेस है, और वो बदलता भी है तो किसी वातावरण के प्रभाव में बढ़ता। तो शिविर अपने आप में अपने आप को दिया गया एक वातावरण है जहाँ मैं अपने आप के नज़दीक पाने लगता हूँ, जहाँ मैं जैसा हूँ वैसा व्यक्त होने में मुझको कोई, अभी अपने ही परिवार में यदि मैं अपने नज़दीक आना चाहता हूँ, अपने बारे में कोई बात करता हूँ, तो ये ऑफ द मेन ट्रैक बात मानी जाती है। क्या बात कर रहे हो, इसमें कोई मतलब है क्या? बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब पैसा जिधर से आए वही प्रैक्टिकल है, पद जिधर से आए वो प्रैक्टिकल है, समाज में जो सब कर रहे हैं वही करो वो प्रैक्टिकल है। तो उस प्रैक्टिकल में मैं कहीं खो जाता हूँ, और अभी मेरा मनोबल इतना नहीं है कि उस समाज को, उस वातावरण को चीर के मैं अपना वातावरण खड़ा कर पाऊँ। इसलिए हमको सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? इंजीनियरिंग के लिए वातावरण है। मेडिकल कॉलेज क्या है? मेडिकल के लिए वातावरण है। जहाँ मेडिकल को कराने वाले और करने वाले इकट्ठे हो गए, जहाँ इंजीनियरिंग को करने वाले कराने वाले इकट्ठे हो गए, तो जहाँ समझ को समझने वाले समझाने वाले इकट्ठे हो गए, इसके लिए भी एक कॉलेज की ज़रूरत है, इसके लिए भी एक परिवार और समाज की ज़रूरत है। धीरे धीरे बन रहा है, बन जाएगा। बढ़िया, उठें। एक प्रश्न और है, जैसे बहुत ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं, उनमें रूप, धन और पद, ये 3 चीज़ बल हो सकता है उनमें आपस में किसी में उसका प्रभाव हो, लेकिन ये 3 चीज़ थोड़ा कम होती है, तो क्या वो हमसे ज़्यादा जी रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा जी रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन देखो ये बात तो बहुत सिंपल है। किसी ने अपनी ज़िंदगी में पैसा भी नहीं कमाया, किसी ने मेहनत करके पैसा कमा लिया, तो उससे ऊपर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? रूप तो हमारी चीज़ नहीं है, वो तो माता पिता से मिली हुई कोई चीज़ है, उसमें तो हमारा कोई अधिकार है नहीं। पर उस एरिया में इन तीनों चीज़ की तो होड़ नहीं ही है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। वहाँ भी प्रधान की दौड़ है, और प्रधान की दौड़ के लिए बहुत कुछ होता है। तो सभी जगह मानव में, वो अपने घर में ही मुखिया बना हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ होता है। तो पद, माता पिता होना भी एक, यदि उस सेंस में देखोगे तो फिर पद के रूप में गिन लिया जाएगा। तो रूप बल धन पद से मुक्त आदमी है नहीं।
हमारा पिता होना भी तो एक पद है, हस्बैंड होना भी तो एक पद है। मैं जो बोलता हूँ वही ठीक है। किया ना। हाँ, माइक उधर माइक पहुँचाइए तब तक आप। सर मेरा एक दोस्त है, तो बेसिकली ये जो हम जीवन की बात करें ना, वो हमेशा अलग अलग से ही रहता है। मुझे उसके कभी कभी फिक्र भी होती है कि वो हमारे साथ, वो हर जब भी हम मिलेंगे 3-4 दोस्त, तो वो आएगा हमारे साथ, लेकिन वो अलग से बैठा रहता है, वो बात नहीं करेगा, कुछ नहीं। कई बार मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, कोई प्रॉब्लम है क्या है तेरा, बट वो मतलब वो बोलते हैं नहीं मैं अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे नहीं मतलब जैसा हो वैसा ही हूँ। बट वो दुखी रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अकेला है लेकिन सुखी है, वो अकेला है और दुखी भी है। उसको शायद मदद की भी जरूरत है, बट वो बता नहीं पाता है वो क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ सर। मैं अभी नहीं समझ पा रहा। हाँ जी। हेलो सर, मैडम ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसका जो दिमाग के साथ में जो आपने 4 चीज़ें बताई थी, मन, चित्त, वृत्ति और बुद्धि, तो उसमें चारों शामिल होते हैं या कोई एक शामिल की वजह से? मन, वृत्ति, चित्त, तीनों, मन, वृत्ति और चित्त। नहीं, मैं थोड़ा सा कल इस पे और चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन ये है सर कि मन अकेला मस्तिष्क को डिस्ट्रो करता है, हमें तो यही समझ में आता है अभी तक। मन हमेशा मन ही मस्तिष्क को चलाता है, लेकिन मन को चलाने वाला वृत्ति है, वृत्ति को चलाने वाला चित्त है, या तीनों आपस में मिलके कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अकेला मन काम कर रहा है, वृत्ति और चित्त है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तीनों एक साथ ही काम करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30 और रात को आप लोग मिलेंगे। थैंक यू।